देखिए, इंडिया की विदेश नीति इस समय डेफिनेटली चैलेंजेस फेस कर रही है, हुँ, सारे देशों की फेस कर रही है। अलग-अलग देश हैं, पार्टनरशिप्स कर रहे हैं, कोऑपरेशन कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। मल्टीपोलर वर्ल्ड जो मिनिस्टर जयशंकर कहते हैं, जो इंडिया हम कहते हैं, हमारे विचार से दिख रही है। ट्रंप ने कहा है कि वो इस वॉर को 24 घंटे के अंदर बंद कर देगा। 20 जनवरी को वो वोट लेगा, हुँ, प्रेसिडेंट बनेगा ऑफिशियली। हुँ, उसने कहा 24 घंटे में कर दूंगा। तो जेलेंस्की के साथ अमेरिका, यूरोपियंस, पुतिन के साथ पुतिन अकेले ही चाहिए मानिए, भारत एक मीडिएटर। एक राउंड ऑफ डिस्कशंस ऑलरेडी कर हुँ। लिए सब कह रहे थे। पुतिन, जेलेंस्की, बाइडेन, जेलेंस्की, बैक टू पुतिन। तो एक लूप कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि जो रूलिंग कोalition है उसमें एक पार्टी जो कि जमात इस्लामी है, बड़ी पार्टी तो बीएनपी है, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, राइट, छोटी है जमात। तो जमात को क्लियरली कहती है पाकिस्तान से रिश्ते इम्प्रूव करने हैं। देश को सुपर पावर बनाने में डेफिनेटली ऊपर सबसे पहले योगदान हो, खुद को सुपर सुपर पावर बनाओ। हर हर युवा अपने को सुपरमैन या सुपर गर्ल बने, देश तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। हेलो एंड वेलकम। बेबाक सोनिका पर आप इस वक्त हैं, आप देख रहे हैं। बेबाक का मतलब यहाँ पर है कि जो भी चीज़ें यहाँ पर आप सुनने वाले हैं, जो भी बातें यहाँ होने वाली हैं, वो बेबाकी के साथ होगी, यानी कि बिना लाग लपेट के। ये आप अच्छे से जानते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के हमारे जो पड़ोसी देश है उनके साथ रिलेशन कैसे हैं, क्योंकि इन दिनों काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। चर्चाएं ये हैं कि क्या पड़ोसी देश हमारे हमसे दूर होते जा रहे हैं, क्या हमारे पड़ोसियों के साथ तनाव बढ़ चुका है, क्या इंडिया इंडिया फर्स्ट की नीति पे काम कर रहा है या फिर नेबरहुड फर्स्ट कायम है। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि आप अपना सब कुछ बदल सकते हैं लेकिन आप अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। और अब अगर आप पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं तो पड़ोसियों के साथ रिश्ते कैसे रखें हम और बेहतर, और जो तनाव की स्थिति है वो कैसे खत्म हो सकती है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए, मेरे साथ बात करने के लिए विदेश मामलों के जानकार हैं और द इमेज इंडिया इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष हैं रोविंदर सचदेव जी मेरे साथ है। सर स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले तो यही बताइए सर, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो ये कोट है कि हम अपना पड़ोसी तो नहीं बदल सकते, कुछ भी बदल लें, तो पड़ोसी अगर हम नहीं बदल सकते हैं तो फिर क्या करें। बेस्ट और टॉप में तो ये है कि अगर पड़ोसी और आप दोनों मिलके एक इक्विलिब्रियम पे पहुंचे कि जियो और जीने दो, आप भी जियो, मुझे जीने दो, मैं जीऊंगा, आपको जीने दूंगा। इक्विलिब्रियम, राइट, एब्सोल्युटली जो अटल जी ने कहा। बट रियलिटी ये है कि पड़ोसियों में हम एक बड़े देश हैं, एक वो बहुत बड़ी असलियत है, फैक्ट है, राइट, वो बदल नहीं सकते, पर हम बड़े हैं साइज में, इकोनॉमी में, मिलिट्री में, दुनिया के फोरम्स में हमारी आवाज है। तो इसके चलते एक बड़ा नेचुरल साइकोलॉजिकल रिएक्शन भी होता है, और इंटरनेशनल प्रेशर बहुत जगह देखा गया है कि एक बिग ब्रदर कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि भी छोटा देश है, उसे लगता है जो बड़ा देश है ये मेरी कल्चर, मेरी सभ्यता और ट्रेड में मेरा फायदा उठा रहा है, इत्यादि इत्यादि। तो एक वो बहुत ही फंडामेंटल चीज है जो सारे देशों के साथ दुनिया में होती है, वो हमारे साथ भी हो रही है। बट यस, उसके चलते या उसके अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं। तो फिलहाल के वक्त में तो यस, हमारे लिए नो डाउट हमारे नेबरहुड में चैलेंजेस हैं, और अटल जी ने जो कहा वो बात हमें डेफिनेटली ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि जो भी सोल्यूशन या जिस भी राह पे हम चलें, हम उस विचार से चलें। भाई कल को ये तो हो नहीं सकता कि पाकिस्तान वैनिश हो जाएगा प्लैनेट अर्थ से, ना कि बांग्लादेश, और ना हम, ना चीन, सब रहेंगे तो नहीं। तो अब ऐसे में अपने रिश्तों में कैसे कुछ मधुरता या मॉडरेशन लाई जाए और मिलके चला जाए, वो चैलेंज है। और चुनौतियां कुछ नई भी उभर रही हैं, क्योंकि दुनिया इस समय बहुत ही उथल पुथल हो रही है। तो किस तरह की चुनौतियां सर आने वाले दिनों में आपको लगता है कि इंडिया के सामने आने वाली हैं। नेबरहुड में देखिए, एक सबसे बड़ी ऑब्वियसली तो चुनौती है इन देशों की अपनी प्रॉब्लम्स। ठीक है, इन देशों की हर एक की अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, सबसे पहले मेरा मानिए, राइट। कुछ इन देशों में अपनी एथनिक प्रॉब्लम्स भी हैं, रिलीजन को लेकर के, इन देशों में माइनॉरिटीज को लेकर के। श्रीलंका में भी है बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम सिंगलीज, बांग्लादेश में भी है, पाकिस्तान अलग रखिए अभी आप। तो कुछ इनकी अंदरूनी चैलेंजेस हैं इन सबके, राइट, खासकर इकोनॉमी को लेकर के, और इकोनॉमी को लेके, जॉब्स को लेकर के, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेके कि भाई आबादी है वो चाहती है प्रोग्रेस हो,
नौकरियां भी चाहती है और सड़कें भी देखना चाहती है। ये दोनों चीजें, ये अंदर के चैलेंजेस हैं। बाहर के जो चैलेंजेस हैं जो कंबाइन हो रहे हैं इसमें, वो ज्यादातर आप मानिए चीन और चाइना का है। चाइना इन देशों में अपनी पकड़ बढ़ा रहा है, बढ़ाना चाहता है, ताकि वो भारत को सीमित कर दे एक पेनिनसुला में। अगर आप देखिए, हम एक पेनिनसुला है, राइट, ऊपर नॉर्थ में यस पाकिस्तान, वो ब्लॉक हो गया, राइट, क्योंकि हम अब वहां से हमारी एक्सेस बंद हो रखी है सेंट्रल एशिया को। इधर नेपाल है, ठीक है, फ्रेंडली देश है, बट उधर हिमालय, फिर चीन, हम उधर नहीं जा सकते। अब इधर नॉर्थ ईस्ट हमारा इत्यादि है, और नीचे फिर ऑफकोर्स श्रीलंका, पड़ोसी देश वगैरह हैं। तो चाइना का जो एलिमेंट है उसका फोकस ये है कि भारत को सीमित कर दो, भारत को छोटा करने के लिए उसे सीमित कर दो। तो इन देशों में ये दो चीजें हैं कि चाइना इनमें अपना हस्तक्षेप करना चाहता है। चाइना के पास पैसा है विदाउट डाउट। तो ये एक दिक्कत सर भारत के सामने है, क्योंकि भारत अभी इन देशों में निवेश नहीं कर सकता और चाइना निवेश करके इन देशों पे अपना प्रभाव कायम रख रहा है। हाँ जी हाँ, हम ट्रेडिशनली कम निवेश करते थे, हमारे पास खुद इतना पैसा नहीं है, अपने देश के लिए भी चाहिए क्या, राइट। बट चाइना कुछ काफी अरसे से, खासकर जब इन्होंने बेल्ट रोड इनिशिएटिव बनाया, शी जिनपिंग ने 2013 में इसने अनाउंस किया, तो उसके तहत इनका आइडिया था कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स देशों में लगाएं, खास करके ऑफ कोर्स इंडिया के आसपास भी, बट इधर अफ्रीका में भी, साउथ ईस्ट एशिया में भी, पाकिस्तान में भी जो सीपेक कॉरिडोर है उसी तहत बना है। तो चाइना के पास कैपिटल है डिप्लॉय करने को, और वो कैपिटल यस लगाता है जिसको हम मैच नहीं कर सकते। हम इस पे और आगे विस्तार से बात करेंगे सर इससे, लेकिन मैं आपसे अब ये जानना चाहती हूँ कि इंडिया की भारत की विदेश नीति है, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, इंडिया की विदेश नीति इस समय डेफिनेटली चैलेंजेस फेस कर रही है, सारे देशों की फेस कर रही है। तो विदेश नीति से पहले मैं कहना चाहूंगा कि इस समय विदेश क्या है, राइट, दुनिया क्या है। कोविड के बाद और यूक्रेन युद्ध के बाद से दुनिया एक नए दौर में आ गई है। इनफैक्ट मैं तो यहां तक कहता हूं कि दुनिया इस समय कलयुग 2.0 में आ गई है। अगर ये कलयुग चल रहा है तो कलयुग का है कि सेकंड फेज चालू हो गया है कोविड के बाद से। क्योंकि कोविड में जो हुआ वो हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ करोड़ों सालों से, कि पूरी की पूरी दुनिया में इंसान जहां भी हो, जंगलों में, केव्स में या पेंट हाउस में, अपार्टमेंट, सब लॉकडाउन में आ गए। कभी नहीं हुआ हिस्ट्री में, और सोचना पड़ा। तो उसके चलते बहुत कुछ रिविजन्स हैं। सो कलयुग 2.0 ऐसे। अब इसमें हो क्या रहा है, कहा जाता है कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, राइट। अब हमें अगर विदेश नीति बनानी तो देखना दुनिया में क्या हो रहा है। तो मेरे विचार से ये ऑर्डर नहीं है, इनफैक्ट एक मॉडल है। ये एक मैट्रिक्स बन रहा है। अलग अलग देश हैं, पार्टनरशिप्स कर रहे हैं, कोऑपरेशन कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं। मल्टीपोलर वर्ल्ड जो मिनिस्टर जयशंकर कहते हैं, जो इंडिया हम कहते हैं, हमारे विचार से दिख रही है। अलग अलग पोल्स निकल रहे हैं, पार्टनरशिप्स टूट रही हैं, नई बन रही हैं, और हर देश अब बहुत कैलकुलेटेड विचार से अपने सेल्फ इंटरेस्ट देख रहा है। तो ये नया मैट्रिक्स है, अंडर कंस्ट्रक्शन। ये बनी नहीं है कि दुनिया इस शेप में होगी, नहीं। तो ये मैट्रिक्स बन रहा है, इसमें अलग अलग ग्रुप भी बन रहे हैं। मानो रशिया अपना अलग ग्रुप बना रहा है, चाइना। तो इन सब के चलते हमारी विदेश नीति इस समय आई थिंक मल्टीपोलर है। हम कहते हैं मल्टी अलाइंड है। हम किसी एक ग्रुप में नहीं होना चाहते। हमारे अलग अलग ग्रुप से बड़े डीप इंटरेस्ट हैं। तो फिलहाल तो ये आपने कहा कि सर जिस तरीके से हर एक कंट्री सेल्फ इंटरेस्ट लेके चल रही है, तो क्या जो हमारी पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट की, उसकी जगह इंडिया फर्स्ट लेना चाहिए इंडिया को? आई थिंक ऑलरेडी हमारा इंडिया फर्स्ट है। देखिए, कोई भी देश कहता जाए जो भी हो, पर फर्स्ट तो वही देश अपना इंडिया फर्स्ट होता है ना। अभी ट्रम्प कह रहा है अमेरिका फर्स्ट। इसका मतलब थोड़ी कि बाइडेन की जो पॉलिसीज चलती थी या बराक ओबामा की जो चली या क्लिंटन की जो चली वो अमेरिका फर्स्ट नहीं थी, वो भी तो अमेरिका फर्स्ट ही थी। हर देश अपने इंटरेस्ट पे अपने फर्स्ट रखता है। उसके आगे हम कहते हैं नेबरहुड फर्स्ट, क्या क्या फर्स्ट, बट इंडिया फर्स्ट चल रहा है। सर आप सेल्फ इंटरेस्ट की बात कर रहे थे बाकी कंट्रीज में, तो क्या हम आप ये लेके चले कि इंडिया को भी अब सिर्फ इंडिया फर्स्ट की नीति पर ही काम करना चाहिए, क्योंकि हम बात करते हैं नेबरहुड फर्स्ट की? वेरी ट्रू, बट ये ध्यान रखिए ना, कोई चीज अल्टीमेट नहीं हो सकती। हमें एडजस्ट करना पड़ेगा।
इंडिया फर्स्ट हम लेके चलेंगे, यस राइट, जितना मैक्सिमाइज हम कर सकें करेंगे, प्रयास करेंगे, बट हमें एडजस्ट करना पड़ता है, वो रियलिटी है, अपने नेबर्स के साथ भी, अमेरिका के साथ भी, रशिया के साथ भी, चाइना के साथ भी। तो यस, बट गेम ये है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप अपना इंडिया फर्स्ट एजेंडा पुश करो या कर पाओ, बट एडजस्ट करना पड़ेगा रियलिटी के साथ। सो दैट्स, नेबरहुड में भी हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, हम कर रहे हैं। तो जिस तरीके से 2014 से मोदी सरकार जब सत्ता में आती है तो उन्होंने शुरुआत से कहा है कि हम अपने पड़ोसियों को ज़्यादा महत्व देंगे, नेबरहुड फर्स्ट को ही हम लेके चलेंगे। तो 2014 से अब तक के उनके जो काम है, क्या उनमें इंडिया फर्स्ट की ही नीति की झलक नज़र आती है, नेबरहुड फर्स्ट नज़र नहीं आया? इंटरेस्टिंग पॉइंट। आई थिंक दोनों का मिश्रण है, यू नो, इंडिया फर्स्ट एंड नेबरहुड फर्स्ट दोनों का मिक्सचर है। एंड एट द सेम टाइम मोदी सरकार ने प्रयास करे हैं, प्रयासों में शायद कमी नहीं है। हाँ, हो सकता है कुछ और भी कर सकते थे, बट काफी हैं प्रयास, बहुत। बट दुनिया बदल रही है, बहुत तेजी से बदल रही है, और जैसे हम इंडिया फर्स्ट सोचते हैं वैसे दूसरे देश भी अब ज्यादा अपना कंट्री फर्स्ट का सोचने का लेकर चले हैं। और पिछले 10 सालों में और खासकर पिछले 4-5 सालों में ये भी हो गया कि चाहे जितनी छोटी से छोटी भी कंट्री हो, वो अपना कुछ ना कुछ आइडेंटिटी लेकर के कुछ कह सकती है, कर सकती है। और इंडिया के इसमें मालदीव्स वो एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल, राइट। तो एक तरह से दुनिया का समीकरण बदला है, वही जो मैं बात कर रहा हूँ, ये वर्ल्ड मैट्रिक्स। तो ये जो मैट्रिक्स बन रहा है, इसमें चाहे छोटा प्लेयर हो चाहे बड़ा हो, कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड और आपस में पुल कर रहे हैं। तो हमने ये दोनों करे हैं, इंडिया फर्स्ट एंड नेबरहुड फर्स्ट। हमें सक्सेस मिले हैं कुछ, बट ओवरऑल अगर आज की तारीख में देखें तो अनफॉर्चुनेटली हम 2014 के मुकाबले आई थिंक हम ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। लेकिन सर, पाकिस्तान के साथ तो इस तरीके की बातचीत की कुछ चीज़ें नज़र भी नहीं आई हैं, जो क्योंकि हम देखिए जब शपथ हो रही 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी ने उस वक्त तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया था यहाँ की, ताकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भी। देखिए, पाकिस्तान के साथ तो आई थिंक हमारा इस समय जो पॉलिसी एक तो जैसे कहो ना पॉज पर है, और रियली पाकिस्तान डज नॉट मैटर। पाकिस्तान एक तरह से मैटर करता है, वील सी, बट फिलहाल के लिए हमें पाकिस्तान से अपनी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट एक्सपेक्टेशन करने की आशा नहीं करनी चाहिए। बट ये जो बाकी देश हैं उन पे हमें डेफिनेटली फोकस करना है, हम कर भी रहे हैं, उतराव चढ़ाव भी आ रहे हैं। मालदीव्स एक और पैटर्न हमारे पड़ोसी देशों में, जब एक सरकार होती है वो भारत के प्रो रहती है, जब वो गिरती है जो ऑपोजिशन आती है वो चाइना के प्रो होती है। बांग्लादेश हमारा ताजा एग्जांपल है इसका। आप श्रीलंका देख लीजिए, एक रूलिंग डिस्पेंसेशन हुई प्रो चाइना, ऑपोजिशन प्रो इंडिया। तो ये जो पैटर्न है, मालदीव्स भी आप देख लीजिए, तो हर एक हमारे जो पड़ोसी देशों में ये पैटर्न, नेपाल देख लीजिए आप, ये पैटर्न रिपीट होता है, पाकिस्तान को छोड़ के, ठीक है। तो ये जो पैटर्न है, अब ये उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है। जो ऑपोजिशन की पार्टी है, सत्ता में आनी चाहती है, वो जो रूलिंग पार्टी है उसको क्रिटिसाइज करने के लिए कोई तो बहाने चाहिए, और उधर से पीछे से चाइना मदद करता है प्रोपेगेंडा की और पैसे की। और याद रखिए, जो भी पॉलिटिशियंस हैं हमारे पड़ोसी देशों में, दुनिया भर में, उनको कोई जल्दी रिजल्ट दिखाना होता है अपनी री इलेक्शन के लिए। भाई मैंने प्रॉमिस किया था ब्रिज बनेगा, अब ब्रिज जैसे तैसे हुए थे चाइनीज लोन के द्वारा बन जाए तो उसके लिए फायदा है ना इलेक्शन में। तो इसलिए ये जो पॉलिटिशियंस हैं ये चाइना की तरफ टिल्ट हो जाते हैं, एंड एट द सेम टाइम ऐसे जब प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उनमें करप्शन होती है, ऑब्वियस है, उस करप्शन में उनको कुछ और एडिशनल बेनिफिट भी मिल जाता है। आपने कहा सर 2014 के बाद जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसमें कई चैलेंजेस आई हैं, तो 2014 से पहले विदेश नीति कैसी थी और उसके बाद कैसी है? ओवरऑल में देखें तो 14 से पहले हमारी विदेश नीति, देखिए कोर जो है हमारी विदेश नीति का वो मोरलेस सेम रहा है, स्टाइल बदला है शायद हम ये कहेंगे। तो 14 से पहले हमारी विदेश नीति का स्टाइल आई थिंक थोड़ा रिजर्व था, हम इतने बेबक नहीं थे, हम इतने अपने को पुश नहीं करते थे। 14 के बाद से हमारी फॉरेन पॉलिसी का, एंड मोदी जी एसेंशियली उनकी जो कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी वगैरह को लेकर के, और मोदी जी इज अ गुड मार्केटिंग पर्सन, और सही बात भी, आपको अपने देश को
यू हैव टू बी ए सेल्स पर्सन। कोई भी लीडर अपने देश को प्रमोट करता है। तो मोदी बहुत आउटगोइंग, मार्केटिंग ओरिएंटेड एंड ऑल। तो 14 के बाद से एक तो वो स्टाइल में डिफरेंस आया। उसके अलावा धीरे धीरे धीरे, खासकर यूक्रेन वॉर के बाद, हमारी सोच और हमारी जो हम कहते हैं उनमें भी अंतर आना शुरू हुआ। और ये अंतर आना क्लियरली शुरू हुआ कि भाई अब हम अपने पैरों पे खड़े हैं। पहले भी थे, पर अब हम हैं और हम बोलना चाहते हैं। पहले हम अपनी बात को जरा झिझक के रखते थे, या हम रखते नहीं थे, या हम झिझकते थे कुछ भी बात रखने से। अब खासकर 2020 के बाद, कोविड एंड यूक्रेन वॉर के बाद, हम पे प्रेशर भी पड़ा अपनी आवाज रखने का, क्योंकि हम रशिया से तेल रहे थे। अमेरिका प्रेशर कर रहा था कि आप सैंक्शंस लगाओ। हम डिफेंस सप्लाईज लेते हैं रशिया से 70%, वहां से प्रेशर आ रहा था। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी का आई थिंक पिछले 3-4 साल में एक और शिफ्ट आया, जिसमें हमने अपनी व्यू और अपना इंटरेस्ट क्लियरली डंके की चोट पे रखना शुरू करा। वो एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया हमारा। सो पहला आया स्टाइल में, मार्केटिंग ओरिएंटेड, अपने बारे में बोलना, अपने बारे में दुनिया को बताना। 14 से पहले हम बताते थे, पर हम आई थिंक ज्यादा एग्रेसिव नहीं बताते थे। तो ये शिफ्ट आया, ज्यादा बताना। और फिर यूक्रेन वॉर के चलते खासकर अपने इंटरेस्ट को जैसे कहते हैं क्लियरली आर्टिकुलेट करना, वो आया। और आई थिंक अभी 24 के बाद एक और शिफ्ट आया है इस इलेक्शन के बाद, जब थर्ड टर्म में आए मोदी। अब इंडिया ने डिसाइड कर लिया है कि हम विश्व में एक और ज्यादा एक्टिव रोल प्ले करेंगे। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी गए मॉस्को, पुतिन से बोला कि वॉर रोकने में अब हम मदद करेंगे। अभी से पहले हम जैसे साइड में खड़े कमेंट करते थे कि हाँ, डायलॉग डिप्लोमेसी होनी चाहिए, दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, ये युद्ध का नहीं है, जी और जी ने दो का है, मान लीजिए, राइट। पर हम डायलॉग पे जाते थे। अब मॉस्को विजिट के बाद 2024 में थर्ड टर्म जब शुरू हुई मोदी जी की, हमारी फॉरेन पॉलिसी ने एक गियर बदली है कि अब हम दुनिया की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हम रोल प्ले करेंगे। पर सर कैसे, ये सवाल सबके मन में होता है कि कैसे मोदी जी जो युद्ध हो रहे हैं अलग अलग मोर्चों पर देश में, कैसे रुकवा सकते हैं वो? मैं बाकी युद्धों की बात नहीं करूंगा, मैं केवल रशिया युद्ध की बात करता हूँ। सबसे एक अहम है इसमें, जब गियर शिफ्ट हुआ और मोदी जाके पुतिन से मिले कि और बोला कि अब हम हेल्प करना चाहते हैं इस युद्ध को रोकने में। उसके बाद एक आध महीने बाद मोदी जी कीव गए, ज़ेलेंस्की से मिले, वहां भी यही बात कही। नहीं तो यूक्रेन जाने की क्या जरूरत थी? वो विजिट तो केवल उसी लिए थी ना, ज़ेलेंस्की से मिलना और ये कहना कि हाँ, हम युद्ध को रोकने में मदद करेंगे। उसके बाद मोदी गए अमेरिका, क्वाड की मीटिंग थी, वहां बाइडेन से मिले। वापसी में न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस की साइडलाइंस में ज़ेलेंस्की से फिर मिले। क्या जरूरत थी ज़ेलेंस्की से न्यूयॉर्क में मिलने की, राइट? इंडिया आए, फिर गए कजान ब्रिक्स में पुतिन से मिले। तो ये राउंड 1 ऑफ डिस्कशंस मोदी जी ने कंप्लीट करा। ओके, सबको टटोल के जो मेन प्लेयर्स हैं। अब हम सेकंड फेज में जाना चाह रहे हैं। ओके, अब कैसे होगा ये? देखिए, रशिया और यूक्रेन का इस युद्ध को रुकना तो है, किन शर्तों पे रुके अलग बात है, पर रुकना है। अभी से 6 महीने के बाद में, जैसे 2025 की समर तक ये रुक जाएगा। ट्रंप आ गया तो खासकर, ट्रंप ना भी आता तब भी सब लोग थक गए हैं, तो युद्ध रुकना था। जब ये युद्ध रुकने की हालत पे आएगा, तब कौन देश हैं जो कि एक मध्यस्थता का रोल प्ले कर सकते हैं? यूरोपीय देश तो भाई वो तो एक तरफ के हो गए ना, तो यूक्रेन की तरफदारी करते हैं। चाइना तो वैसे ही एंटी वेस्ट है। टर्की भी दोनों तरफ खेलता है। स्विट्जरलैंड, पहले जमाने में तो स्विट्जरलैंड, नॉर्वे ऐसी कंट्रीज होती थी जो सॉल्व करवाती थी या वेन्यू बनती थी। अब इसमें क्योंकि मोदी जी ने राउंड 1 कंसल्टेशन टटोला क्या क्या किसको है, अभी इस समय सेकंड राउंड चल रहा होगा। तो आई थिंक जब ये वक्त आएगा कि ये युद्ध रुकना है, उस समय इंडिया का अपॉर्चुनिटी होगी उस टेबल पे बैठने की कि ये युद्ध अब रोका जाए। तो हमारे पास ये नहीं कि जादू छड़ी है, हम ये नहीं कि पुतिन को बोलेंगे ऐसा करो वो करेगा, नहीं, बिल्कुल, या ज़ेलेंस्की नहीं।
इन दोनों को अपनी, जब इनके ऊपर खुद रियलाइज करेंगे कि युद्ध रोकना है, तब ये टेबल पे बैठेंगे। तब इन्हें एक ऑनेस्ट ब्रोकर चाहिए होगा और अमेरिका को भी चाहिए होगा। तो वो रोल इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी प्ले कर सकते हैं। इसमें मेरे को दिखता है। गाजा युद्ध में मैं बिल्कुल नहीं कहता, उसमें तो बहुत लोग पैलेस्टीनियंस कहते हैं, इजराइल कहते हैं। देखिए, एक और चीज होती है, सब आपको चौधरी बनाते हैं दुनिया में, चलो चलो करो राइट, कि युद्ध रोक दो आप। भाई, हमारे पास असलियत में क्या लीवरेज है? कुछ नहीं है गाजा युद्ध में। बट रशिया के साथ ये हमारी लीवरेज है और उधर अमेरिका है, तो हम वो रोल प्ले कर सकते हैं एज अ मीडिएटर रशियन वॉर, यूक्रेन वॉर के लिए। yes. तो क्या ज़ेलेंस्की अगर एक बार ये कह दे कि मुझे नेटो में नहीं जाना, किस सदस्यता नहीं लेनी है, तो क्या ये रुक जाएगा सर? शुरुआत इसी से होती है, क्या वजह अभी भी वही है? नहीं, वजह तो एक, चाहे अब कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना। अगर ज़ेलेंस्की ये भी कह दे मुझे नेटो पे नहीं जाना है, ठीक है, बट वो ये भी तो कहता है कि मेरी जमीन वापस करो जो रशिया ने ऑक्यूपाई करी है। रशिया वो जमीन वापस नहीं करने जा रहा, जहां तक दिखता है, राइट। तो ज़ेलेंस्की को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा नेटो में उसे एंट्री नहीं मिलेगी। प्रॉब्लम ये है ना नेटो की, अगर इसको नेटो का मेंबर बना दिया तो नेटो का जो आर्टिकल 5 है उसमें तो है ना, किसी एक देश पे हमला मीन्स हम सब पे है और हम सबको लड़ना है। तो यूक्रेन तो ऑलरेडी युद्ध में ही है, और यूक्रेन अगर नेटो में आ गया तो इसका मतलब फिर तो अमेरिका, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इन सबको वॉर, तो वो ये कर नहीं सकते। सो नेटो में इसको एडमिट नहीं करेंगे, बट उसे सिक्योरिटीज चाहिए। किस तरह की सिक्योरिटी दी जाएंगी, रशिया क्या एग्री करेगा, तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड डिस्कशंस चलेंगे। बट इन सभी डिस्कशंस का वही बात है ना, एक आपको एक ऑनेस्ट ब्रोकर भी चाहिए होगा। ये दोनों पार्टीज आपस में बात तो नहीं करेंगी ना, आप पुतिन और मैं ज़ेलेंस्की तो नहीं बात करेंगे ना कैसे सॉल्व करूँ। आपको थर्ड प्लेयर एक चाहिए होता है। तो ज़ेलेंस्की के साथ अमेरिका, यूरोपियंस, पुतिन के साथ पुतिन अकेले ही चाहिए मानिए, भारत एक मीडिएटर, चेयरपर्सन, मॉडरेटर रोल प्ले कर सकते। सर, अमेरिका की हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि अमेरिका का सपोर्ट यूक्रेन को बना हुआ है, लेकिन क्या ट्रंप के आने के बाद भी यही सपोर्ट रहेगा आगे भी? फिलहाल तो दिखता है बिल्कुल नहीं। ट्रंप ने कहा है कि वो इस वॉर को 24 घंटे के अंदर बंद कर देगा। 20 जनवरी को वो ओथ लेगा, प्रेसिडेंट बनेगा ऑफिशियली। उसने कहा 24 घंटे में कर दूंगा। अब 24 नहीं तो एक हफ्ते 15 दिन उसे कराना है ना। तो यूक्रेन का सपोर्ट नहीं रहेगा। यस, मॉरल रूप से, डेमोक्रेसी के रूप से, और अमेरिका उसकी रिकंस्ट्रक्शन, ये वो सब रहेगा। बट इस वॉर को रोकने में ट्रंप कोई कसर नहीं छोड़ेगा अपने हिसाब से। ट्रंप क्या करेगा, वो पुतिन को थ्रेटन करेगा कि तू वॉर रोक, नहीं तो मैं ज़ेलेंस्की को इतने बम दे दूंगा, न्यूक्लियर बम भी दे दूंगा, वो तुम्हें खत्म कर देगा। और इधर वो ज़ेलेंस्की को बोलेगा तू वॉर रोक, नहीं तो हम जो तुम्हें बम और पैसा दे रहे हैं मैं बिल्कुल बंद करता हूं, पुतिन तुम्हारे को खदेड़ देगा। अब सोच लो दोनों, तुम रुक जाओ। तो वो ये करेगा, मोटा मोटा दोनों को थ्रेट करेगा और बोलेगा आओ बैठो। वहां तक तो चलो बैठा लेगा वो, पर प्रॉब्लम ये होगी कि अब किन शर्तों पे, वो बहुत बड़ी इशू आ जाएगी, किन शर्तों पे बात सेटल हो, यूक्रेन की सिक्योरिटी, फ्यूचर है की बात इत्यादि, वो सब होंगी। और तभी मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी उसमें एक रोल। तो क्या ट्रंप मोदी जी का साथ लेंगे फिर उसमें 24 घंटे में ही, अगर उन्हें युद्ध खत्म करवाना है? 24 घंटे में युद्ध खत्म कराना है तो हाँ ले सकते हैं उसमें। वो 24 घंटे में युद्ध खत्म रोकने में भाई पहली एक मीटिंग तो होगी ना, तो उसमें मोदी जी का डेफिनेटली ट्रंप साथ ले सकते हैं, क्योंकि मोदी ऑलरेडी, यस, पुतिन से रिश्ते अच्छे हैं वो छोड़िए, बट मोदी ने थर्ड टर्म में आकर के अपनी फॉरेन पॉलिसी बदली है कि अब इंडिया बड़े खेल खेलेगा। और एक जमाना होता था कि यूरोपीय ताकतें एशिया की युद्ध रुकवाती थी, है ना। अब ये वक्त आ गया कि एक एशियन पावर यूरोप के युद्ध को रुकवाएगी। तो ये हमारी फॉरेन पॉलिसी की अप्रोच हो गई है अब। तो ऐसे में मोदी डेफिनेटली रोल प्ले कर सकते हैं, करेंगे। और ट्रंप इसका भी फायदा उठाएगा ना। मोदी जी ने एक राउंड ऑफ डिस्कशंस ऑलरेडी कर लिए, सब कह रहे थे, पुतिन, ज़ेलेंस्की, बाइडेन, ज़ेलेंस्की, बैक टू पुतिन, तो एक लूप कंप्लीट कर लिया मोदी जी ने। तो ट्रंप इस लूप और उस होमवर्क, ग्राउंड वर्क का फायदा उठाएगा जो मोदी जी ने करा है। और भारत की छवि अच्छी है, ट्रंप और मोदी जी के रिश्ते भी अच्छे, काफी केमिस्ट्री है। तो हाईली प्रोबेबल कि ट्रंप
इस बात का फायदा और लीवरेज करेगा कि इंडिया रोल प्ले करे, प्राइम मिनिस्टर रोल प्ले करे। और मुझे तो दिखता है अगर ये सारे पीसेस लाइन अप हो गए तो 2-3 साल में इस प्रोसेस में मोदी जी को नोबेल प्राइज के लिए शायद नॉमिनेट भी किया जा सकता है, अगर जिस हिसाब से सोचा जा रहा है उस हिसाब से चाल चली गई तो। पीएम नरेंद्र मोदी की जो इमेज है वो ग्लोबल लीडर की बन चुकी है। वो जहां जाते हैं जिस तरह उनका स्वागत होता है हम देखते हैं, वहां पे जो लोग रहते हैं उनकी प्रतिक्रिया बेहद शानदार होती हैं। लेकिन हम अपने ही अगर इंडिया में बात करें तो कुछ लोग उन्हीं की विदेश यात्राओं पर सवाल खड़े करते हैं। उनका कहना होता है कि ये सिर्फ फोटो सेशन के लिए जाते हैं या फिर घूमने के लिए जाते हैं। नहीं, देखिए, आप फॉरेन पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, कैसे कर रहे हैं वो, पर यात्राओं पे जाने को आप क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो ड्यूटी है। आज की दुनिया में जो भी देश का लीडर है उसे दसियों जगह जाना है, मीटिंग्स हो रही हैं। कितना जरूरी होता है सर एक पीएम के लिए? टोटली, ये तो रिक्वायर्ड रोल है। ये तो उस पोजीशन की एक रिक्वायरमेंट है कि आपको जाना पड़ेगा। यूनाइटेड नेशंस में मीटिंग होती है, G7 में होती है, G20 होती है, आसियान में होते हैं, ऑब्जर्वर होते हैं, कॉप होता है, क्लाइमेट चेंज की समिट होती है, फिर कुछ बायलैटरल होती हैं, रशिया इंडिया, इंडिया अमेरिका, इंडिया जापान। एक साल इंडिया में होती है मीटिंग, एक साल टोक्यो में होती है। तो ये तो विदाउट डाउट ये तो एक बहुत ही कोर क्रिटिकल कंपोनेंट है किसी भी प्राइम मिनिस्टर का। तो मेरे ख्याल से इस पर तो कोई बिल्कुल क्वेश्चन ही नहीं उठना चाहिए कि क्यों जाते हैं, बिकॉज वो रिक्वायरमेंट है। आप वो नहीं करेंगे तो दुनिया का वंस अगेन ये जो मैट्रिक्स बन रहा है उसमें पिछड़ते जाएंगे। तो ये तो सबसे अहम जो 2-3 अगर रिक्वायरमेंट्स हो प्राइम मिनिस्टर की किसी भी देश की, उसको ट्रैवल करना पड़ता है और जाके लीडर से मिलना पड़ता है, मीटिंग से पार्टिसिपेट करना पड़ता है। उसका क्रिटिसिज्म आई थिंक इज, ये तो पॉलिटिकल पॉइंट्स बनाने की बात है, गलत है। बट हाँ, आप क्रिटिसाइज पॉलिसी का कंडक्ट कर सकते हो कि क्या कर रहे हैं और कैसे क्या चीज जा रही है, कि हमें क्या कुछ और करना चाहिए। यस, उस पर ओपन डिस्कशन डेफिनेटली, बट ये बात करना ये छुटपुने की बात है। ये रियली ये दिखाता है कि आपको सीरियसनेस नहीं है, आप तो केवल नेतागिरी की बातों के लिए कर रहे हैं। नो। आने वाले दिनों में अगर सरकार बदलती भी है तो क्या जो पीएम नरेंद्र मोदी की अपनी सोच है, उनकी पर्सनल जो सोच है देश को लेकर, या जिस तरह से वो फॉरेन पॉलिसीज को लेकर चलते हैं, क्या आगे जो भी सरकार होगी क्या उन्हें इन नीतियों को लेकर चलना चाहिए? मोर और लेस लेके चलना चाहिए और लेके चलेंगी। जैसे पहले ही बात हुई थी कि हमारी फॉरेन पॉलिसी मोर और लेस कंसिस्टेंट जा रही है और है। हम नॉन अलाइनमेंट में, हम किसी एक कैंप में नहीं जाना चाहते, हम अपने देश को बढ़ाना चाहते हैं। और हमारे को जो चीजें चाहिए उसके लिए हमें एडजस्ट जो करना पड़ता है हम कर रहे हैं। अमेरिका हम पे कुछ प्रेशर डालता है, हम उस पर एडजस्ट करते हैं, राइट। हमें एक जैसे पेड़ की तरह होना होता है, हवा चलती है तो पेड़ थोड़ा झुक जाता है फिर वापस आ जाता है, राइट। तो देश की फॉरेन पॉलिसी वैसे है, हमारी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल ऐसी है, रहेगी। यस, मोदी ने जो करा है, मोदी ने डेफिनेटली एक्सेलरेट कर दिया है, स्पीड तेज कर दी है चीजों की, ओके। और कुछ थोड़े बड़े बड़े विजन्स भी दिए हैं, डेफिनेटली यस। जैसे अब इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, कि इंडिया से दुबई होते हुए, सऊदी अरब होते हुए, इजराइल के हाइफा पोर्ट तक रेल लिंक वगैरह, और वहां से यूरोप। तो उसमें तो कोई भी सरकार आए वो चाहेगी, उसे पुश करेगी, राइट। तो फॉरेन पॉलिसी में जो जब भी अगर मोदी जाते हैं, अभी तो बहुत वक्त है, बट जो भी सरकार आएगी वो इन पॉलिसीज को कंटिन्यू करेगी। तो जो बूस्टर पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को दिया है, इंडिया जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, क्या ये एक बड़ी वजह है दूसरे देशों में जिस तरीके से अब तनाव की स्थिति बन रही है, या फिर जो रिलेशन खराब हो रहे हैं? आप फिर से बोलेंगे प्लीज? जिस तरीके से इंडिया को बूस्टर पीएम नरेंद्र मोदी ने दिया है, जो विजन वो लेके चल रहे हैं, जो प्रगति हो रही है, जो प्रोसेस हो रहा है, जो प्रोग्रेस हो रहा है, क्या जो दूसरी कंट्रीज है वहां पे जिस तरह से रिलेशन खराब हो रहे हैं, हमारे चाहे पड़ोसी देश है, चाहे कनाडा है, चाहे पाकिस्तान है, चाइना के साथ हम देख रहे हैं, बांग्लादेश में, ये एक बड़ी वजह है इंडिया की प्रगति? 100%, 100%। आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। दुनिया का जो सबसे नंबर 1 एग्जांपल चल रहा है, अमेरिका और चाइना। अमेरिका और चाइना में टेंशन क्यों है? क्योंकि चाइना प्रगति कर रहा है। अमेरिका दुनिया का नंबर 1 एम्पायर है, उसने ठान लिया कि वो जो चाहिए करेगा नंबर 1 रहने को,
चाइना नंबर 2 है, वो प्रगति कर रहा है, वो कहता है रोक सको तो रोक लो। सिमिलरली हम्म हमारी जो देखिए, जब भी आपकी राइज होती है तो फ्रिक्शन होती है, ओके। तो हमारी जो राइज हो रही है उसमें फ्रिक्शन हो रही है और कुछ उसमें कहो जलन भी होती है, राइट। अब पाकिस्तान के केस में काफी हद तक जलन है ऑल्सो, राइट। हमारी प्रगति हो रही है, उनको जलन भी, ईर्ष्या हम्म कहेंगे हम्म कुछ, या तो प्रगति। और प्रगति का एक और होता है, जब आपकी प्रगति हो रही थी, आप इतने बड़े हो रहे होते हो कि कोई नेचुरली आपके सूझबूझ के बिना ही, आपने ना चाहते हुए भी आप छोटे देश के साथ कुछ फ्रिक्शन कर रहे हो, तो वो हमारी नेबरहुड में उसका असर डेफिनेटली पड़ता है प्रगति का। यस, एब्सोल्युटली यस। सर, बात बांग्लादेश की करें तो इन दिनों जो स्थिति बांग्लादेश में बनी हुई है, जिस तरीके से इन दिनों रिलेशन कुछ खराब होते नजर आ रही हैं, इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या वजह हो रही है? इसके पीछे मुझे बेसिकली लगता है बांग्लादेश के अंदर पब्लिक ओपिनियन, वन, टुवर्ड्स इस्लाम। बांग्लादेश के अंदर की जो पॉलिटिक्स है वो इस्लाम को चाहती है, कट्टरपंथियों को छोड़ जो शामिया चाहते हैं, बट ओवरऑल इस्लाम के लिए। एंड सेकेंडली, शेख हसीना ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी अपने देश के अंदर डिक्टेटरशिप में। इनके दौरान भी किडनैपिंग्स हुई हैं, इनके आर्म पर्सनल गार्ड्स में केसेस आए ह्यूमन राइट्स के, करप्शन हुई है। 2019, हाँ 19 की इलेक्शन में ऑपोजिशन ने कॉन्टेस्ट ही नहीं करा, 24 की इलेक्शन में ऑपोजिशन ने कॉन्टेस्ट नहीं करा। तो बांग्लादेश के अंदर जो सिचुएशन है बहुत ही कैओटिक हो गई थी। एंड शेख हसीना को वहां के लोग जो इसके खिलाफ थे वो ये देखते थे और हैं कि शेख हसीना को इंडिया में बिठाया हुआ है, ये इसीलिए सत्ता में क्योंकि इसको इंडिया से सपोर्ट मिल रहा है, पावर मिल रही है। तो इसलिए लोग वहां पर और भी ज्यादा एंटी इंडिया हो गए। तो फंडामेंटली यस, पब्लिक ओपिनियन मैं कहूंगा उसमें डेफिनेटली यस, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने रोल प्ले किया है, नो डाउट। बट बेसिक कंडीशंस बांग्लादेश के इंटरनल थी। एंड देन ऑफ कोर्स आईएसआई पाकिस्तान, उनको इंटरेस्ट है। और बांग्लादेश की कुछ पार्टीज हैं, जमात इस्लामी, जो शुरू से जब बांग्लादेश बना तब भी नहीं चाहती थी बांग्लादेश अलग हो, वो चाहती थी पाकिस्तान ही रहे हम, राइट। तो वो पार्टी का भी 20% वोट बैंक है, मतलब वोट सपोर्ट है। तो वो पार्टीज को आईएसआई ने एक्सप्लॉइट किया, खासकर उनकी एक स्टूडेंट विंग को, जमात इस्लामी का जो स्टूडेंट विंग है उसको एक्टिवेट ज्यादा करा। तो उस चीज को उन्होंने इस पब्लिक ओपिनियन में मिक्स किया, जिसके चलते आज जो बांग्लादेश हम देख रहे हैं। और वहां के आवाम का कहना है कि भारत सरकार ने ये ही गलत किया कि उन्होंने सिर्फ शेख हसीना का साथ दिया, बांग्लादेश का नहीं। यस, उनका ये चार्ज है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। उनका चार्ज एक और भी है कि बांग्लादेश में 2013 में शायद एक बना था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जिसमें 71 वॉर के जो जिनको ट्रेटर कहते हैं बांग्लादेश में, रजाकार आई थिंक, राइट, उनको अरेस्ट किया, उनके अगेंस्ट केस चला और उनको एग्जीक्यूट भी किया गया, उनके कुछ टॉप लीडर्स को। तो बांग्लादेश में ये कहना भी है कि वो ट्राइब्यूनल जो है शेख हसीना ने इंडिया के कहने में बनाया था और इन लीडर्स को मरवाया है। तो इस तरह के डेफिनेटली यस विचार हैं, और ये विचार अनफॉर्चुनेटली ज्यादा फैल गए हैं बांग्लादेश और वहां पे भारत के खिलाफ जिस तरीके से अब विरोध हो रहा है, नारेबाजी हो रही है, क्या इसे हम ये माने कि फॉरेन पॉलिसी की कहीं ना कहीं किसी गलती की वजह से, कुछ खामियों की वजह से? आई वुड नॉट से खामियों की वजह से, खामी हो सकती, गलती नहीं बट कमी है। क्योंकि उस देश के अंदर जो हो रहा है उसको मैनेज नहीं कर सकते, वो चैलेंज है, वो रियलिटी है, राइट, वो रियलिटी बन रही है वहां पे। तो यस, हम कुछ हद तक उसको मैनेज कर सकते हैं, कुछ हद तक उसको मिटिगेट कम कर सकते हैं, बट हम खुद उस देश के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते। हाँ, हालांकि यस, हमारी इंटेलिजेंस सर्विसेज थोड़ा बहुत हर देश में हम भी इंटेलिजेंस इकट्ठी करते हैं, राइट। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी की आई वुड से चैलेंज बड़ा हो गया हमारे लिए। हम कर रहे थे जो हम कर रहे थे, पर चैलेंज हमारा बड़ा हो गया। एंड वंस अगेन एक और बात कि हमारे जो नेबरहुड में ये ट्रेडिशन चलती आई है कि एक पार्टी सत्ता में जब भारत के
प्रो है, दूसरी आती है प्रो चाइना है, क्योंकि वो इंटरनल पॉलिटिक्स है उनकी सब देशों में, श्रीलंका में, मालदीव में, नेपाल में, बांग्लादेश में, तो वो फैक्टर रहा है। बट यस, ये चैलेंज रहा है हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए, चैलेंज है और ये चैलेंज बढ़ेगा। और वहाँ पे जो सर हिंदू रह रहे हैं, इनसे पहले भी कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, उनके साथ जो अत्याचार हुआ महिलाओं के साथ खास करके। भारत में कई लोगों का ये कहना था कि भारत सरकार इस पे कोई कदम नहीं उठा रही, क्यों ऐसा? आई डोंट थिंक कि भारत सरकार कदम नहीं उठा रही। भारत सरकार जो अपनी लिमिटेशन, देखिए सरकार की लिमिटेशन होती है या कैपेबिलिटी होती है, सरकार उठा रही है। ओके, ऑन द वन हैंड लोग ये कहते हैं कि सरकार केवल स्टेटमेंट दे रही है, स्टेटमेंट दे सकती है, यस, बट आई थिंक मीटिंग्स हो रही है बैक एंड पे डिप्लोमेसी द्वारा, ट्रैक 2 के या चैनल्स द्वारा हो रही है, इंटरनेशनल फोरम पे सरकार उठा रही है। तो सरकार की लिमिटेशन है कि वो कैसे इन्फ्लुएंस करे, तो कदम उठा रही है, बट मामला इतना पेचीदा है कि कोई सरकार दूसरे देश के अंदर आप चीजों को बदल नहीं सकते। वहाँ जो हिंदू रह रहे हैं उनके साथ जिस तरीके की चीजें वहाँ पे हो रही हैं, जो घटनाएं उनके साथ घट रही हैं, क्या ये माने कि जिस हिंदू राष्ट्र की बात हमारे देश में होती है, जो हिंदू पहचान की बात हो रही है, वो विदेश नीति में भी नजर आने लगी और इसका असर ये हो रहा है क्योंकि बांग्लादेश एक मुस्लिम बहुल राष्ट्र से। आप क्वेश्चन फिर से जरा, मल्टीपल वो कंट्रीज है जहाँ पर मुस्लिमों की संख्या बहुत ज्यादा है, वो कंट्री जो अब मुस्लिम बहुल एक देश है, वहाँ पे जो हिंदू रह रहे हैं जैसे कि बांग्लादेश में ही है, जो अत्याचार उनके साथ हो रहा है, क्या इसकी वजह ये भी है जो हिंदू राष्ट्र की बात हम करते हैं, हमारी जो नीतियां हैं उनमें क्या हिंदू पहचान नजर आने लगी है? ग्रेट क्वेश्चन एंड यस, दुनिया भर में, केवल बांग्लादेश में ही नहीं, हमारा जो हिंदू पहचान है वो बढ़ रही है या हम ज्यादा उसको कन्वे कर रहे हैं। आप देखिए अमेरिका में भी, कनाडा में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, यूके में भी, अब ज्यादा, पहले मोरलेस ये होता था कि इंडियन ओरिजिन, जैसे अमेरिका में कहा इंडियन अमेरिकन, कि भाई इंडियन अमेरिकन लोग हैं, कनाडा में भी इंडो कैनेडियन, अब हो गया है कि हिंदू कैनेडियन, हिंदू अमेरिकन, राइट, यूके में भी। तो हिंदू आइडेंटिटी के बारे में अब बात ज्यादा हो रही है और जो हमारे डायस्पोरा के लोग हैं ज्यादा बात कर रहे हैं अपनी हिंदू हिंदू आइडेंटिटी को शेयर करना चाहते हैं, कल्चर को, और उसके बारे में बात ज्यादा कर रहे हैं। तो यस, ये एक चीज, ये एक ट्रेंड है, हो रहा है, बढ़ रहा है, लोग अपनी कल्चर से ज्यादा जुड़ना चाहते हैं। और एक चीज हो रहा है ना, एवरीबडी सल्यूट द राइजिंग सन। आज की तारीख में इंडिया राइजिंग मार्केट है, पावर है, तो हमारे एनआरआई भाई बहन भी जो है उनको भी अब इंडिया से कनेक्ट होने में थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है कि भाई हाँ, मेरी होम कंट्री डूइंग वेल। जबकि आज से 20 साल पहले कम आपको होता था, भाई ठीक है इंडिया, बट आप जहां भी इंडिया के बारे में आप बोल सकते हैं। तो उसी के साथ साथ हिंदू आइडेंटिटी, क्योंकि देश के अंदर भी इस हिंदू आइडेंटिटी की बात हो रही है ज्यादा, तो बाहर भी हो रही है। सर, हम नेबरहुड फर्स्ट की बात करते हैं, लेकिन अभी बांग्लादेश में जो हालात है उसे लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं दिलीप घोष, उनकी तरफ से एक बयान दिया गया। वो कहते हैं कि अगर भारत ने बांग्लादेश में आलू, प्याज, दवाई, पानी, कॉटन जैसी जरूरी चीजें हैं, अगर इनकी आपूर्ति हमने रोक दी जो भारत से बांग्लादेश जाती हैं, तो ये इससे उन पे बुरा असर पड़ेगा। अगर ये कदम भारत उठाता है तो क्या ये जो पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट की, इसके इतर नहीं देखते हम इसे? वो एब्सोल्युटली, आई वुड से ये एक वाइज स्टेप नहीं होगा। नेपाल में भी आपको याद है, आई थिंक 2015 या 16 में हमने ब्लॉकेड किया था, राइट, मदेसीज का जो इशू चल रहा था, हमने यहाँ से तेल, ऑयल, क्रूड ऑयल वगैरह का ब्लॉकेड कर दिया था। तो ये कोई सोल्यूशन नहीं देगा आपको। ये तो बल्कि भारत के खिलाफ जो ओपिनियन बन रहा है, बन गया है, उसको और ज्यादा एक्सेलरेट करेगा। कई जगह जिसकी लाठी भैंस चल जाती है, बट इस सिचुएशन में आप लाठी ऐसे नहीं चला सकते। आप सोचो कि हमने ये कर दिया तो बांग्लादेश हमसे हमेशा दबके रहेगा। नो। बांग्लादेश में जब तक शेख हसीना रही, उन्होंने चीन के साथ संतुलन बिठा के रखा भारत को लेकर, लेकिन अब उनके जाने के बाद क्या भारत के लिए एक बड़ी चिंता है? या बिल्कुल चिंता है। उनके जाने के बाद भारत के लिए बिल्कुल चिंता है। दो एक एलिमेंट से, एक तो ऑब्वियसली जैसे बात हो रही कि यहाँ का जो पब्लिक ओपिनियन है और रूलिंग पार्टी, जो रूलिंग कोएलिशन है, उसमें एक पार्टी
जो कि जमात इस्लामी है, बड़ी पार्टी तो बीएनपी है, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, राइट, छोटी है जमात। तो जमात तो क्लियरली कहती है हमें पाकिस्तान से रिश्ते इम्प्रूव करने हैं, एक इधर, दूसरा इधर चाइना। तो दोनों तरफ इनका झुकाव बढ़ेगा, जो कि हमारे लिए आई थिंक डेफिनेटली नॉट गुड। इसमें मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमने चाइना हसीना की बात करी, ये भी कहा जाता है कि शेख हसीना का ये सारा जो रिमूवल है ये अमेरिका ने कराया। कि एक आइलैंड है सेंट मार्टिन, जहां पर अमेरिका अपना एक नेवी बेस चाहता था, शेख हसीना वो दे नहीं रही थी, तो अमेरिका ने शेख हसीना का तख्ता पलट करा दिया। मेरा इसमें ये मानना है या सोच है मेरी, ये तो वैसे वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, अमेरिका को अगर वो आइलैंड चाहिए था, बेस बनाना है आर्मी ले लो, चाइना के खिलाफ, शेख हसीना ने मना कर दिया, ओके, और इन्होंने शेख हसीना की सत्ता गिरा दी। अब अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी इतनी मतलब इलिटरेट है कि उसे ये नहीं पता कि अगर हम शेख हसीना को उतार देंगे तो अगली सत्ता में कौन आएंगे, वही आएंगे बीएनपी जमात, जो कि चाइना के यार और पाकिस्तान के यार। तो क्या अमेरिका ऐसी गलती, ऐसी मिसकैलकुलेशन करेगा कि आपने मुझे ये 4 किलोमीटर लैंड तो नहीं दिया तो मैं तेरी तख्ता गिराता हूं, आपने पूरा पूरा देश चाइना की गोदी में कर दिया। तो उस थ्योरी को आई पर्सनली डोंट बिलीव, बट यस, अमेरिका ने शेख हसीना की सरकार पे प्रेशर डाला था डेमोक्रेसी को लेकर के, उसके कई सीनियर ऑफिशियल्स को सैंक्शंस लगी हैं, उनके अकाउंट्स जो अमेरिका वगैरह में वो सीज कर दिए गए थे, जिनको ह्यूमन राइट्स वायलेशन इत्यादि था। तो अमेरिका डेफिनेटली यस पुश कर रहा था, मे बी आइलैंड के लिए भी, डेमोक्रेसी के लिए भी, पर मेरे विचार से अमेरिका ने जो क्लिक करा शेख हसीना को, जो इसकी सत्ता गई, ये अमेरिका ने नहीं करवाया। आपको क्या लगता है सर, आपके अकॉर्डिंग बांग्लादेश के साथ अगर रिश्ते बेहतर करने हैं तो क्या कदम सरकार को उठाना चाहिए? अब तो वक्त लगेगा। सेकेंडली, हमें अपनी टोन कुछ बदलनी पड़ेगी, और वो सरकार की तरफ से नहीं, बट ओवरऑल टोन। क्योंकि इस समय ये हो रहा है, अगर आप देखें, हम इंडिया के अंदर भी, मीडिया में भी, जहां भी सारा आ रहा है कि बांग्लादेश विलेन है, विलेन है, विलेन है, राइट, ओके, हो सकता है वो विलेन है, पर हम बड़े भाई हैं, तो हमें थोड़ी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कन्वे करना चाहिए। क्योंकि जो हमारे मीडिया में चल रहा है, वहां लोग देख रहे हैं, जो नैरेटिव भारत में बन रहा है, राइट। अब सरकार जो कह रही है, जो कर रही है, सरकार को तो वेट करना पड़ेगा, और सरकार हाँ कुछ टूल्स इस्तेमाल कर सकती है, इकोनॉमिक, कुछ इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स, वाटर शेयरिंग वाली जो एग्रीमेंट पेंडिंग चल रही है, उस पर अगर हम कुछ एडजस्ट करें, हमें उस तरह की कुछ चीजें करनी पड़ेंगी गवर्नमेंट G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे, राइट, और वक्त लगेगा। एंड जो नैरेटिव है हमारे देश में ओवरऑल, उसे हमें टोन डाउन करना पड़ेगा, नहीं तो हम बांग्लादेश को एक पाकिस्तान बना रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जिस बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में जिस तरह की खटासर बन रही है, वहां रह रहे हिंदुओं पे इसका क्या असर होता होगा? तो सर्टनली उन पे असर हो रहा है, उनके लाइफस्टाइल पे असर हो रहा है, उनको सेकंड क्लास सिटीजन बनाया जा रहा है। क्योंकि भाई देखिए, ये माना जाता है ना, अगर वहां जो हिंदू हैं कि वो एक तरह से इंडिया के एजेंट, ये भी है ना। अब जब इंडिया से उन्हें, वो शेख हसीना इंडिया में है इस समय, हमने उसको शेल्टर दिया, ठीक है, फ्रेंड को बिल्कुल मदद करें, राइट, बट एक और चीज है, शेख हसीना को यहाँ पर बैठ के कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, शी शुड नॉट बी अलाउड, क्योंकि फिर वही होगा कि यहाँ बैठ करके वो बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रही है, तो वो नहीं होना चाहिए, और वो हो भी नहीं रहा है। बट बीच में एक आध बार से स्टेटमेंट दी, आई थिंक कुछ 4 हफ्ता पहले बांग्लादेश को लेकर के, सो शी शुड नॉट, क्योंकि वो और उस मामले को भड़काएगा। तो आपको क्या लगता है सर, आपके अकॉर्डिंग भारत को फ्रेंड फर्स्ट पहले रखना चाहिए या फिर देश को पहले रखना चाहिए? भाई देश को पहले रखेंगे तभी तो आप फ्रेंड चूज करेंगे, कौन सा है, आपको देश फर्स्ट ना करेगा। यस, कंट्री फर्स्ट, एब्सोल्युटली। फ्रेंड फर्स्ट, फ्रेंड्स
ओके, एक और चीज है फ्रेंड्स, एक फिलॉसफी है। इस दुनिया में केवल दो तरीके के लोग होते हैं, फ्रेंड्स एंड पोटेंशियल फ्रेंड्स। मेरा एनिमी भी मेरा पोटेंशियल फ्रेंड है। मेरा आज जो दुश्मन है ना, पोटेंशियली मेरा दोस्त हो सकता है। तो इंडिया फर्स्ट। ठीक है सर, आगे मैं अब हम अमेरिका पे कुछ बात करते हैं। अमेरिका की विदेश नीति को पहले आप कैसे देखते हैं और कैसी चल रही है अभी? अमेरिका की विदेश नीति जो अब चल रही है, बेसिकली ये है, मैंने थोड़ी देर पहले भी रिफर किया था, कि अमेरिका को अपना नंबर 1 एम्पायर कायम रखना है। 2020 से पहले, कोविड से पहले और यूक्रेन वॉर से पहले अमेरिका को था, हाँ भाई ठीक है, मैं सुपर पावर हूं, ये वो। चाइना हाँ बहुत राइज कर गया है, टेक्नोलॉजी बड़ी हो रही है वो, पर अमेरिका ध्यान नहीं दे रहा। 2020 कोविड के बाद से अमेरिका एक तरह से कहूं जागा है कि अरे चाइना तो इतना कर गया है, चाइना एआई में ये कर रहा है, रोबोटिक्स में ये कर रहा है, नेवी बिल्डिंग में ये कर रहा है, हाइपरसोनिक मिसाइल ये कर रहा है, और मैं कहूं ये सडन रियलाइजेशन हुआ है अमेरिका को पिछले 3-4 साल में। उसके चलते अमेरिका अब मेजरली अपनी डिफेंस में इन्वेस्ट कर रहा है, फिर से ज्यादा, ऑलरेडी कर रहा था पर और ज्यादा कर रहा है, एंड अपनी टेक्नोलॉजीज में। और चाइना को टेक्नोलॉजी में पीछे रखने के लिए, क्योंकि काफी सारी ये जो टेक्नोलॉजीज हैं, एआई, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग इत्यादि, जो भी ये डुअल यूज होती है, यानी कि हम और आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर वही चीज आपके मिसाइल का सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक मैपिंग कुछ भी करती है। तो वहां तो अमेरिका को अब ये है कि इस तरह की टेक्नोलॉजीज और माइक्रो प्रोसेसर्स, चिप्स चाइना को कम से कम अवेलेबल हो, ताकि चाइना आगे तेज ना चल पाए। तो बेसिकली अब जो हो गई है अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी, आई थिंक वो यही है कि चाइना को रोकना है, चाइना को डिनाई करना है कि कभी भी वो नंबर 1 बन पाए। सारी अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी अब उस तरफ चली गई है। एंड सेकेंडली, अब ट्रम्प के आने से जो मुझे दिख रहा है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, अगेन दिस मैट्रिक्स, अगर ये दुनिया एक मैट्रिक्स है, तो अमेरिका इमेजिन अब करता है कि वो अपने को यहाँ बीच में बैठा है और सबको वो कंट्रोल करेगा। एक तरह से ये वक्त आ गया है फिर से, जैसे पुराने जमानों में होते थे ना महाराजा, राजाओं के राजा, महाराज। तो अमेरिका महाराज बनना चाहता है। दूसरे देशों को ठीक है, तुम अपना करो, फलो फूलो, बट अल्टीमेटली तुम आकर के मेरे दरबार में मेरे को सलाम करो। तो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी अब इस होप की तरफ जा रही है। कितना सक्सीड कर पाएगा अमेरिका कह नहीं सकते, क्योंकि चाइना अपनी जहां जा रहा है, चाइना ऑलरेडी बहुत आगे निकल गया कई चीजों में अमेरिका से भी, और बाकी देश भी, हम भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो अमेरिका एक तरह का कठपुतली नहीं चला पाएगा जो अमेरिका सोच रहा है। बट अमेरिका का ये लास्ट अटेम्प्ट है मेरे ख्याल से प्लैनेट को कंट्रोल करने का। और अगले 4 साल में जब तक ट्रम्प रहेंगे, 4 साल बाद आई थिंक क्लियर हो जाएगा कि अमेरिका सक्सीड हुआ कि अमेरिका का तितर बितर हो जाएगा। और सर, जिस तरीके से इन दिनों ये भी चर्चाएं हो रही थी कि चीन भारत के साथ अपने रिलेशन को सुधारने की कोशिश कर रहा है, तो क्या ट्रम्प इसकी वजह है, जिस तरह से ट्रम्प का विजन है? यू आर राइट, यस, ट्रम्प एंड अमेरिका, यस, क्योंकि चाइना को दिख रहा है कि अमेरिका किस रास्ते जा रहा है। चाइना को क्लियर हो गया, क्योंकि अमेरिका ने जो टेक्नोलॉजी से मैं बात कर रहा हूँ, सेमीकंडक्टर बनाने की जो मशीन्स हैं, उनको दुनिया में सबसे बड़ी जो मशीन बनाता है हॉलैंड में कंपनी बनाती है, जो कि 5 नैनोमीटर से कम के माइक्रो प्रोसेसर बनाए। उस पर बैन हो गया है, वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगी। अमेरिकन सिटीजन्स चाइना में नौकरी नहीं कर पाएंगे इन द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। अमेरिकन इन्वेस्टर्स चाइना की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। बैन कर रहे हैं क्लियर कट। तो चाइना को दिख रहा है क्लियर कट ये रास्ता हो रहा है। तो जब ये हो रहा है और इधर चाइना ये देख रहा है कि अमेरिका इंडिया की क्लोजर आ रहा है और हम भी उनके क्लोज जा रहे हैं, और चाइना ये भी देख रहा है कि अमेरिका की सोच ये है कि मैं इंडिया को
चाइना के अगेंस्ट काउंटर की तरह इस्तेमाल करूं, तभी मैं इंडिया को ज्यादा बढ़ाऊं। तो चाइना इस साइकिल को तोड़ना चाहता है, और इस साइकिल को तोड़ने के लिए उसे दिखता है शायद कि मैं इंडिया से अपने रिश्ते थोड़े नॉर्मल कर लूं, ज्यादा नहीं, थोड़े से, वो एक कदम आगे दो पीछे टाइप्स, बट शायद थोड़े ज्यादा मैं कर लूं, ताकि इंडिया इतनी ज्यादा अमेरिका की तरफ झुके ना। ओके। और अमेरिका का जो सर्कलमेंट चल रहा है वो मैं काउंटर कर सकूं। तो यस, ट्रंप का आना, वैसे ही अमेरिका, बट ट्रंप का आना खासकर आई थिंक और ज्यादा फैक्टर बन गया है चाइना को अपनी पॉलिसीज को मॉडिफाई करने का। सर, अमेरिका को सुपर पावर कहा जाता है, क्या भारत सुपर पावर बन सकता है और कैसे? बन सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत दूर है, बहुत दूर है। देखिए, अमेरिका को सुपर पावर हम जो भी कहें, आप आ जाइए पर कैपिटा पे, ठीक है, हमारी आबादी है करीब 1.5 बिलियन पीपल, हमारी जीडीपी शायद इस समय 4 ट्रिलियन है। तो अगर आप टोटल जीडीपी से आबादी को डिवाइड कर दो तो आता है करीब $2,500 पर ईयर। तो यानी कि हर हिंदुस्तानी जो है वो $2,500 पर ईयर इनकम करता है, मान लो। ये नंबर अमेरिका के लिए 60,000 है। ओके। यूके के लिए हम कहते हैं यूके से बड़ी इकोनॉमी हो गई, यूके में पर कैपिटा इनकम उनकी $40,000 है। तो वो क्वालिटी ऑफ लाइफ लाने में अनफॉर्चुनेटली टाइम लगेगा। अभी हमारी 4 ट्रिलियन, हम अभी कहते हैं कि 47 तक, हाँ, 2047 आ रही तक थी हम सर। टारगेट कर रहे हैं कितनी, 30 ट्रिलियन या समथिंग। तो जब हम 30 ट्रिलियन भी कर लेंगे और मानो हम 1.5 बिलियन ही रहे, तब भी हम $20,000 में पहुंचे पर कैपिटा। तो बट एक चीज और है, अमेरिका में $60,000 होना इज नॉट द सेम एज इंडिया में 60 होना। अमेरिका में $60,000 की जो लाइफ है ना, वो इंडिया में शायद आप 20 या $30,000 पे जी सकते हैं, राइट। तो हम जा रहे हैं उस तरफ, बट एक और पॉइंट, सुपर पावर अगर कहते हैं, एक शब्द होता है कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर। कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर इंक्लूड्स योर मिलिट्री पावर, योर इकोनॉमिक पावर, योर सॉफ्ट पावर, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर के हिसाब से यस, हम एक वर्ल्ड की टॉप 5 में होंगे। अभी भी हम हैं, बट कुछ हद तक, बट लेट्स से 10 साल में हम डेफिनेटली टॉप 5 में सुपर पावर उस एंगल से हो सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर। तो देश के युवाओं को अगर आप कुछ कहना चाहेंगे, भारत सरकार अपनी तरफ से कदम उठाएगी इंडिया को और आगे बढ़ाने के लिए, सुपर पावर बनाने के लिए, लेकिन अगर हम देश के युवाओं की बात करें तो उन्हें क्या करना चाहिए? एक एक व्यक्ति को ऐसा क्या करना चाहिए कि उनका योगदान देश को सुपर पावर बनाने में हो? देश को सुपर पावर बनाने में डेफिनेटली ऊपर सबसे पहले योगदान हो, खुद को सुपर पावर बनाओ। हर युवा अपने को सुपरमैन या सुपर गर्ल बनाओ, देश तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। आप अपने को सुपर गर्ल सुपर बॉय बनाओ, और वो बनाओ आप पढ़ाई करके, पहली बात, यस, एक्सपीरियंस लेके, मेहनत करके, मेहनत और कैरेक्टर बना करके, टाइम की वैल्यू करके। हमारे यहाँ मीटिंग होनी है, कहीं जाना है, 9 बजे मिलेंगे, यहाँ के आज 9:15 आ जाएंगे, 9:30। जब एक वक्त है, वक्त पे चलो, पंक्चुअल हो। ये हैबिट्स और कैरेक्टर डेवलप करो, पढ़ाई करो, जो भी कर रहे हो, जिस भी फील्ड में पढ़ाई कर रहे हो करो, डीपर जाओ। आज की तारीख में यूट्यूब वगैरह, AI, GPT वगैरह मिलती चीजें हैं, जिस भी चीज हो सके डीपर जाओ, डीपर जाओ। क्योंकि देश को सुपर पावर बनाने में आप क्या कर लेंगे? आपको मैं कोई कलाश्निकोव दे दूंगा और आप जूते चप्पल पहन के या फटीक पहन के आप बॉर्डर पर लड़ने जा रहे हो? नहीं ना। देश को सुपर पावर बनाने में बहुत सारी अलग अलग चीजें होती है, साइंटिस्ट होते हैं। इसके लिए हम सब इजराइल को अगर हम देखें सर, तो वहाँ की ना सिर्फ आर्मी बल्कि वहाँ के लोगों ने खुद को भी इस तरह डेवलप किया है। अब जिनका नाम आप खुद ले रहे हैं, AI और चैट GPT, इनके अगर हम बैकग्राउंड को हम देखते हैं तो उनके पीछे इजराइल के लोग ही पाए जाते हैं। उन्होंने खुद को इतना आगे बढ़ा लिया है। या डेफिनेटली इजराइल एक बहुत ही यूनिक एग्जांपल है दुनिया में। इतने थोड़ी सी मात्रा के लोग, करीब 1 करोड़ पॉपुलेशन है इजराइल की,
एंड जिस तरह से इन्होंने अपना इस इनोवेशन वगैरह करा है और डेवलप करा है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करी है, कैरेक्टर है, देश के लिए फाइटिंग आर्मी में वो तो कंपलसरी है, सबको जाना है, राइट? 2 या 3 साल का, उन सारी चीजों का मिश्रण। बट एक चीज याद रखिए, इजराइल डेफिनेटली यस, बट इजराइल जो है, अगर यूएस ना होता तो इजराइल ना होता। इजराइल को अमेरिका फाइनेंशियली इतनी मदद करता है। इजराइल का जो डिफेंस बजट है, सालाना इनका बजट आई थिंक $24 बिलियन। उसके अलावा अमेरिका इन्हें हर साल $4 बिलियन फ्री के देता है आर्म्स एंड वेपन्स के, राइट? हर 10 साल में कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है। 2014 में रिन्यू हुआ था ओबामा के टाइम, अभी तक चल रहा है। अब दोबारा रिन्यू होगा तो बल्कि 4 बिलियन से ज्यादा बढ़ा देंगे, एनुअल कर देंगे, राइट? वन, सो अमेरिका का सपोर्ट ह्यूजली। सेकेंडली यस, नेटवर्क, जूस का जो नेटवर्क है यूरोप में, यूएस में, खास करके फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज में, भाई आपको वेंचर कैपिटल चाहिए होता है, आपका टैलेंट हो, क्या करोगे आप अगर आपके पास कुछ रिसोर्स नहीं है, राइट? तो वो जो नेटवर्क, वो एक बहुत अहम चीज है ऑल्सो। बट यस, वी कैन नॉट टेक अवे फ्रॉम द फैक्ट कि मेहनत, इंटेलिजेंस एंड पक्का इरादा का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बट ऐसा एग्जाम्पल तो आपके साउथ कोरिया भी है, ताइवान भी है, सिंगापुर भी है। सिंगापुर आज से 50-60 साल पहले क्या था? एक छोटा सा टापू था मछुआरों का, फिशिंग विलेज था, छोटा सा आइलैंड। आज सिंगापुर क्या है? क्यों? कोरिया 1960s में इंडिया से भी ज्यादा गरीब था। साउथ कोरिया की बात कर रहा हूं मैं, नॉर्थ की नहीं, साउथ। इंडिया से ज्यादा गरीब थे कोरियंस 1960s में। आज कहां है कोरिया? कैरेक्टर बिल्डिंग, मेहनत, रिसर्च, यस। फिर और बड़ी फैक्टर्स होते हैं, सरकार की पॉलिसीज वगैरह। तो ये इन देशों को तभी तो एशियन टाइगर्स कहा जाता था, आपको ध्यान हो, इनकी प्रोग्रेस इतनी तेजी से हुई। साउथ कोरिया, ताइवान, सिंगापुर खासकर। सो दीज आर ट्रेड्स। सो यस, नेशनल कैरेक्टर, बट नेशनल कैरेक्टर बनता है इंसान के कैरेक्टर हैबिट से, राइट? तो पूरे देश के अंदर जितने उस तरह की हार्ड वर्क मेंटालिटी हो, पंक्चुअलिटी हो, डेडिकेशन हो, किसी भी जॉब में परफेक्शन से करना। तो जिस तरीके से अमेरिका सर हर एक चीज़ में इन्वॉल्व है, इसराइल में भी आप कह रहे हैं पीछे अमेरिका के ही हाथ है, और उनके बढ़ने के पीछे भी अमेरिका का हाथ है। यूक्रेन को अमेरिका मदद करता है और वहाँ पे अमेरिका खड़ा है। तो ये साफ है कि अमेरिका के साथ पंगा लेना किसी भी देश के लिए बड़ी गलती है। हाँ, गलती है ये, हाँ, पंगा लेना गलती है, बट सरवाइव भी करें। यूएसएसआर था, सोवियत यूनियन था, कंप्लीट अमेरिका से पंगा लिया हुआ तो, राइट? और सोवियत ब्लॉक की कंट्रीज थी, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी, उन सबने पंगा तो ले रखा था इनसे, राइट? बट यस, अमेरिका से और अब और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ट्रंप जो है ना, ट्रंप का विचार ये एग्जैक्टली ये वो हर चीज मेजर करेगा। अच्छा, ये कंट्री ऐसे कर रही है, मेरे से पंगा ले रही है, मैं उसको जवाब देता हूँ। ट्रंप ने जैसे अभी हफ्ता भर पहले कहा या 4 दिन पहले कि ब्रिक्स की जो कंट्रीज हैं ये बात कर रही हैं आपस में कि हम डी डॉलराइजेशन करें, कि हम डॉलर की बजाय अपनी करेंसीज में खरीद बेच करें। उसने कहा भाई, अगर तुम सोचते हो तुम ये कर लोगे तो मैं तुम्हारी हर एक कंट्री से 100% इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दूंगा। अब ये कंट्री क्या करेंगी? अब ये बात करना बंद कर देंगी। अगली जो ब्रिक्स की मीटिंग होनी है, अभी जो कजान में हुई थी, राइट, उसमें इस पे डिस्कशन हुआ था ना, डी डॉलराइजेशन। हम रशिया रूबल ट्रेड कर रहे हैं, चाइना युआन, रियाल और ब्राजील कर रहे हैं, सऊदी अरब एंड चाइना ने म्यूचुअल डील करी है बायलैटरल करेंसीज की। तो वर्किंग ग्रुप है इस समय ब्रिक्स में जो इस पे प्रोग्रेस कर रहे हैं। पर जब ट्रंप ने चेतावनी दे दी है तो आई डाउट, या अब देखना होगा ये जो वर्किंग ग्रुप है इसकी मीटिंग क्या होती है, इसका क्या आउटकम है। अच्छा, ब्रिक्स में सर, क्योंकि भारत भी है इसमें तो इंडिया भी है इसमें, और ऐसे में ट्रंप की ये चेतावनी देना टैरिफ को लेकर के, और
अब भारत के साथ क्योंकि रिश्ते अच्छे रखे हैं, ट्रम्प के साथ मोदी जी की दोस्ती अच्छी रही है, तो एक तरफ ये दोस्ती अच्छी है और दूसरी तरफ ये अमेरिका की तरफ से व्यापार के मामले में हमेशा भारत को घेरा भी जाता है। क्यों नहीं? अमेरिका की दोस्ती जापान से अच्छी नहीं है क्या? और अमेरिका कहता है जापान को कि जो मेरे सोल्जर्स हैं पैसा और दो। अमेरिका की दोस्ती जर्मनी से अच्छी नहीं है क्या? अमेरिका के करीब 30,000 सोल्जर्स आर इन जर्मनी और जर्मनी हर साल शायद उनके $2 बिलियन देता है। ट्रम्प कहता है नहीं जर्मनी, यू हैव टू पे मी मोर, मेरा खर्चा ज्यादा हो रहा है, तुम 2 बिलियन की जगह मुझे 5 बिलियन दो, नहीं तो मैं सबको उखाड़ करके वापस ला दूं। तो जमाना अब ये है कि नेशन फर्स्ट, इंटरेस्ट फर्स्ट, व्हाटएवर। तो भारत में मोदी जी और इंडिया से जितनी भी अच्छी दोस्ती हो, ट्रम्प कहता है मेरी मोदी से बड़ी अच्छी दोस्ती है, बट मोदी एक टफ नेगोशिएटर है। तो दोस्ती रही एक तरफ, डील रही अलग, तो वो हमें भी फेस करना पड़ेगा। अब जैसे 100% टैरिफ तो छोड़ो, ये कह रहा है दुनिया के सारे देशों पर मैं 10% ड्यूटी लगा दूंगा, तो हम पे भी लेंगे। बट हम कुछ चीजें कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है जो हम अपनी रिलेशनशिप को मैनिपुलेट करें, वो सब हमें करना होगा। yes. मोदी जी एक ऐसे नेता में गिने जाते हैं जो ग्लोबल लीडर्स को अच्छे से टैकल कर लेते हैं, लेकिन क्या ट्रम्प को टैकल करना उनके लिए मुश्किल है, लगता है आपको? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आसान भी है, मुश्किल भी है। आसान भी है, मुश्किल भी है। ट्रम्प अनप्रिडिक्टेबल भी है, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है ट्रम्प। ट्रम्प को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बट ट्रम्प की कुछ आदतें हैं जो मैंने एक्चुअली अपनी किताब में भी लिखी है। मैं इसी पा रही थी सर कि आपने इस बुक में क्या रिसर्च किया, अकॉर्डिंग आपने इसमें क्या मेंशन किया ट्रम्प को लेकर? नहीं, इसमें तो किताब में तो मैंने ट्रम्प को लेकर के एक देखिए, एक तो मैंने उसकी पर्सनालिटी को डिकोड करा है। बहुत बड़ा एक बात आती है कि ट्रम्प की भाषा, ट्रम्प की आप लैंग्वेज देखो, कैसी लैंग्वेज यूज करता है। समटाइम वल्गर वर्ड्स आल्सो, राइट, दिस एंड दैट। तो लोग वो सरप्राइज होते हैं दुनिया भर में कि कैसा बंदा है प्रेसिडेंट यूज कर रहा है। तो पॉइंट इज, ये देखो उसका बैकग्राउंड क्या है। ये न्यूयॉर्क में पैदा हुआ, बड़ा हुआ, न्यूयॉर्क की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में व्हीलिंग डीलिंग करता था, प्रॉपर्टी डेवलपर था मान लो। उस रफ एंड टफ टंबल दुनिया से निकल के ये आया है और ये पैदा हुआ इन अ वे विद अ सिल्वर स्पून। इसके फादर बहुत रिच थे, बहुत जाना माना प्रॉपर्टी डेवलपर था इसका फादर, तो एक सिल्वर स्पून इन द माउथ के लिए। तो ये उस अमीरी में पैदा हुआ। न्यूयॉर्क में इसने अपने शुरू के 30-40 साल पढ़ाई भी करी, रहा भी। और 1980s में जब ये हुआ, वो बड़ा जमाना था ग्रीड इज गुड, ये माना जाता है पैसा ही सबसे अच्छी चीज है और जितना ग्रीड हो, बी प्राउड ऑफ दैट। लग्जरी, जिसपे जितना ज्यादा पैसा, जितनी बड़ी गाड़ी, जितने महंगे ब्रांडेड क्लोथ्स, वो न्यूयॉर्क का जमाना। तो ट्रम्प उस जमाने से निकल के आया है। तो ट्रम्प की कुछ आदतें हैं जिनको समझा जा सकता है उसकी साइकोलॉजी से। एनीवे, सो दैट्स वन इन द बुक। सेकंड है कि टिप्स डील कैसे करो, तो उसमें ये है कुछ चीजें क्लासिक है। एक तो अगर आप एक एग्जांपल, आपको अगर इससे डील करना है ना, तो मेरा तो कहना है कि इंडिया को अपने फॉरेन मिनिस्ट्री के 10 डिप्लोमेट्स को 1 साल के लिए न्यूयॉर्क भेज देना चाहिए और उन्हें बोलना चाहिए वहां पर रियल एस्टेट कंपनीज में इंटर्नशिप करो, कैसे डील्स बनती हैं, कैसे नेगोशिएट करते हैं, वो सीखो। तो एक तो एक्चुअली ये सजेशन है मेरा इस किताब में। इंडिया क्या किसी भी कंट्री को अगर समझना है ट्रम्प की मेंटालिटी नेगोशिएशंस की, 1 साल के लिए अपने डिप्लोमेट्स को भेजो वहां, किसी रियल एस्टेट कंपनी में लगा दो, उन्हें बोलो ये 1 साल तू यहीं रह और ये वो सरकार पे जाओ। यानी ट्रम्प को समझने के लिए पूरी फौज खड़ी करनी पड़ेगी। वो करनी पड़ेगी, और समझने के लिए और फिर उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए। और उस रिस्पॉन्ड को करने में मीडिया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ट्रम्प के दिमाग में दुनिया में इतनी आग लगी है, बांग्लादेश है, इंडिया है, श्रीलंका है, जापान है, कोरिया है, इजराइल है, कौन सी चीज उसके पे वो फोकस करे। तो ट्रम्प न्यूज देखता है और उस दिन की जो न्यूज में जो टॉप स्टोरीज हैं उस पे उसका दिमाग चलता है। खैर बाकी तो अमेरिकी सरकार काम कर रही है, तो जो टॉप में न्यूज इस समय चल रही है उस पे उसका दिमाग जाता है। कहीं क्राइसिस हो गया, उस पर उसका दिमाग जाता है। तो इसको इंफॉर्मेशन, इसकी जो इंफॉर्मेशन डाइट है, ये रोज सुबह जो पढ़ता है या दिन में,
वो सोर्सेस क्या है वो हमें पता होने चाहिए, क्योंकि आप उसके जरिए अपना मैसेज ट्रम्प के सामने ला सकते हो। आपको ये पता है कि फॉक्स न्यूज पे टकर कार्लसन के इंटरव्यू रोज सुबह ये देखता है, ठीक है, तो फिर आप कभी प्रयास करो 6-8 महीने में मोदी जी की टकर कार्लसन से इंटरव्यू फॉक्स न्यूज पे ट्रम्प देखेगा, राइट। सो इस तरह की कुछ स्ट्रैटेजी है। ट्रम्प गोल्फ खेलता है, इसे बड़ा इंटरेस्ट है गोल्फ में, बड़ा अच्छा खेलता है। ये कहता है कि मैं दुनिया का रिच जो लोग हैं ना, अमीर, उनमें सबसे अच्छा गोल्फर मैं हूं, जितने भी अमीर है दुनिया के, एनीवे। एंड बातें बातें करता है तो मीटिंग में गोल्फ के बारे में से बात करना शुरू हुई, गोल्फ पे चल जाता है। अच्छा। तो आपके मिनिस्टर्स को गोल्फ की गेम आनी चाहिए या फिर गोल्फ के बारे में पढ़ना चाहिए, ताकि जब इससे मीटिंग हो कुछ बात गोल्फ की कर दे। अभी जो साउथ कोरिया का प्रेसिडेंट जिसने कल रात मार्शल लॉ लगाया और आज उलट गया, ये पिछले 8 महीने से गोल्फ के लेसन्स ले रहा है कि मैं जब ट्रम्प से मिलूंगा तो मैं गोल्फ के बारे में कुछ बात करूं। तो ऐसे अलग अलग टैक्टिक्स हैं जो कि इस्तेमाल करी जा सकती हैं टू। फिर इसका नेटवर्क है, ट्रम्प की फैमिली। ट्रम्प अपने बिजनेस में भी केवल और केवल अपनी फैमिली को डील करता है। हम हिंदुस्तानी परिवारवाद की बात करते हैं ना, आपने ट्रम्प का परिवारवाद नहीं देखा है। ट्रम्प का जो बिजनेस है, इसके 2 बेटे डॉन एंड एरिक, बेटी इवानका का हस्बैंड जैरेड, ये 4 लोग कोर हैं इसके बिजनेस को चलाते हैं। डिवाइड हो रखा है, होटल बिजनेस है, ये बिजनेस है, पॉलिटिक्स में भी ये 4। इसकी बहू एक लारा ट्रम्प, एरिक की वाइफ लारा ट्रम्प, 5-6 लोग हैं जो कि ये ट्रस्ट करता है। हाँ, कभी कुछ ज्यादा हो जाए तो किसी को साइडलाइन कर देगा, पर ये 5-6 हैं, तो इन 5-6 पे अपना नेटवर्क बना। ओके, तो आई मीन सो ट्रम्प के एडवाइजर्स थे, उनसे नेटवर्क करके उनको मैसेज दो। ट्रम्प की आदत है, मीटिंग्स करता है, व्हाइट हाउस वगैरह में तो करता है, बट बहुत बार ये मीटिंग, इसके जो अपना गोल्फ कोर्स है मार-लागो और न्यू जर्सी में जो दूसरा है, वहां मीटिंग्स करता है, इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर, और ये कमांड में रहता है कि जगह मेरी है, आओ बैठो बात करो, मैं दिखाता हूँ ये वो। तो वो सेटिंग चूज करो कहाँ मीटिंग होनी है। तो इस तरह की एंड सेवरल अदर स्ट्रेटजीज टू डील विद ट्रम्प। यस। इंडिया के लीडर्स को अगर ट्रम्प की किसी एक हैबिट को अपनाना हो तो आप क्या बताएंगे? वाओ, किसी एक हैबिट को अपनाना हो तो क्या बताएंगे? देखिए, कुछ हद तक बोल्ड थिंकिंग, रिस्क टेकिंग। ये रिस्क लेता है बहुत, उसने रियल एस्टेट में बड़े रिस्क लिए, दिवाली हो गए से कितने बिजनेस, बैंक्रप्सी, बट वापस आया ये वो एटसेट्रा, राइट। तो अगर कोई इसकी एक हैबिट को अपनाना हो, आई वुड थिंक रियली बोल्ड थिंकिंग। चाहे कई चीजों में बड़ा वो गलत भी करता है, पर वो अलग मामला है, सही या गलत, बट थिंकिंग बोल्ड एंड बिग थिंकिंग बिग। इसका आप हर सेंटेंस सुनो, कुछ भी कहेगा ना, दिस इज द बिगेस्ट थिंग, हर चीज ये बिगेस्ट कहता है। मेरा एक गोल्फ कोर्स है, बिगेस्ट है, अमेरिका इज द बिगेस्ट इकोनॉमी, बिगेस्ट। तो आई थिंक उसमें वर्थ है, क्योंकि जब आप इमेजिन करो बिग, ओके, सो देन आपकी अपनी थिंकिंग और आप अपने देश को जहां ले जाना चाह रहे हो, किसी बिग की तरफ ले जा सकते हो। तो पीएम नरेंद्र मोदी का जो विजन है, क्या वो इस चीज को करते हैं, वो बहुत बड़ा विजन लेके चलते हैं, कि इमेजिन करते हैं कि आने वाले दिनों में ये इंडिया वहां होगा और वहां में लेके जाऊंगा? Oh, definitely is. I think मोदी जी डेफिनेटली बहुत बड़ा विजन रखते हैं। मोदी जी ने तो आई थिंक 1000 साल का विजन रखा हुआ है, राइट। आई थिंक अभी रिसेंटली या 2024 की इलेक्शन में इन्होंने कहा था कि जो हम अब कर रहे हैं 1000 साल बाद ये बात याद करी जाएगी, या फाउंडेशन रहे हैं। सो मोदी जी तो 1000 साल की विजन की बात करते हैं, राइट। सो या मोदी हैज अ बिग विजन, बट जो नॉट बट एंड ट्रम्प का जो स्टाइल है, आई थिंक वो ज्यादा ब्लंट है।
ज्यादा ब्लंट है एंड अब जो उसको एलन मस्क की जुगलबंदी मिल गई है, तो एलन मस्क का जो वो है विजन एंड ट्रम्प, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। तो क्या ट्रम्प की जीत में एलन मस्क का बड़ा रोल रहा है सर? या डेफिनेटली एलन मस्क ने करीब अपना पैसा करीब $200 मिलियन लगाया, दैट इज वन। आखिरी महीनों में जून में मेरे ख्याल से मस्क ज्यादा एक्टिव हुआ, उससे पहले था सपोर्ट कर रहा हूं पर नहीं। जून में एक तरह से कहें एलन मस्क ने दाव लगाया, क्योंकि ये बेट थी, गैम्बल। अगर ट्रम्प हार जाता तो मस्क को नुकसान होता एनीवे, तो उसने करीब अपने $200 मिलियन पैसे लगाए। दूसरा, उसने एल्गोरिदम्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग, मैसेजिंग के अपनी टीम्स लगाई, या जो टीम्स इनकी थी ट्रम्प की, उनको गाइड किया कि कैसे अपना सोशल मीडिया टारगेटेड मार्केटिंग, पेंसिल्वेनिया में जो स्विंग स्टेट्स हैं ये वो, तो उसने अपने पैसे से ही नहीं बट अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज भी लगाई इस कैंपेन में ट्रम्प को जिताने में। तो एक बिजनेसमैन ने ट्रम्प की मदद की, और यही जब इंडिया में होता है तो उस पर सर सवाल खड़े होते हैं कई। डेफिनेटली यस, अ ग्रेट क्वेश्चन, डेफिनेटली यस। नहीं तो अमेरिका में भी सवाल खड़े हो रहे हैं। एलन मस्क को इसका फायदा होगा, उसने लगाया तो $200 मिलियन। सबसे पहला उसे जो फायदा होने जा रहा है वो ये है कि ट्रम्प कह रहा है मैं चाइना की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बैन कर दूंगा अमेरिका में। तो चाइना की अगर ईवी बैन हो गई, जो कि टेस्ला का कंपटीशन है, तो टेस्ला की तो मार्केट अच्छी बच गई। टेस्ला का स्टॉक आई थिंक विद इन 1 डे वेंट अप 15-16%। मस्क को फायदा हो रहा है। स्पेस एक्स जो है डिफेंस, एलन मस्क के बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो इसका पैसा बना है अमेरिकन गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बना है, तो इसके आने के चलते स्पेस एक्स के प्रोजेक्ट्स और अप्रूव होंगे, तो मस्क को सीधा फायदा होगा। बट योर क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग कि इंडिया में अगर ऐसे करते हैं तो कहा जाता है, उसमें एक चीज है ना, पैसा अगर करते हैं, ट्रांसपेरेंसी वन। एलन मस्क ने जो खर्च करा वो अमेरिकन फेडरल एविएशन कमीशन के पास नोटेड है। अब भारत के जो बिजनेसमैन अगर मदद करते हैं इस तरह से, अगर कोई करे, तो वो जितना पैसा वो लगा रहा है, अगर वो पारदर्शिता में हो, ट्रांसपेरेंसी में हो, तो वो एक ठीक बात है। बट जहां तक बात है जो इन्वेस्ट कर रहा है वो अपना रिटर्न भी चाहता है, तो मस्क भी कर रहा है, तो यहाँ भी जो इन्वेस्ट करेगा वो पॉलिसीज अपने हिसाब से चाहेगा। अब वो डेमोक्रेसी है। आप देखिए, कमला हैरिस को सर पूरी उम्मीद थी जीत की, हाँ जी, और अमेरिका के जो राजनीतिक पंडित हैं उनका कहना था कि ट्रम्प की वापसी हो ही नहीं सकती, सत्ता में वो नहीं आने वाले हैं, तो फिर ये हो कैसे गया सर? काफी चीजें हैं। ट्रम्प जो जीते, कुछ तो टिपिकल है, समझ में आती है। ट्रम्प को एक तो बहुत बड़ा क्रिश्चियन सपोर्ट है, जो वहां के इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस हैं, ट्रम्प उनके लिए भगवान है। हालांकि ट्रम्प अच्छा क्रिश्चियन नहीं है, ये 2 बार डिवोर्स कर चुका है, विमेन के साथ कैसे व्यवहार करता है, कई बार कंट्रोवर्सीज हैं, क्रिमिनल केसेस हैं, पैसे के फ्रॉड के, वो तो अच्छा क्रिश्चियन तो नहीं हुआ ना। बट अमेरिका के क्रिश्चियंस ये मानते हैं कि भगवान ने इसको भेजा है किसी बड़े काम के लिए, तो इसकी जो गलती है उन्हें माफ करो, क्योंकि ये भगवान का कुछ काम कर रहा है। तो इसके पास क्रिश्चियन सपोर्ट मेजर इसने लिया है, तो दैट्स वन। बट इस इलेक्शन में जो इसने और करा, वो इन्होंने क्या करा, ये लोग यंग मेल वोटर्स पे पहुंच गए, 19 साल से 25-30 साल के। देखिए, अमेरिकन पॉलिटिक्स और इंडियन पॉलिटिक्स में हर जगह ये होता है, विमेन वोटर्स, अमेरिकन पॉलिटिक्स काफी विमेन वोटर्स, अफ्रीकन अमेरिकन वोटर्स, लैटिन वोटर्स एंड ऑल, राइट। तो फोकस था कि विमेन वोटर्स तो हैरिस पे चली जाएंगी सारी, या ज्यादातर, खासकर ब्लैक अमेरिकन, और ट्रम्प को व्हाइट विमेन नहीं करेंगी क्योंकि ट्रम्प का कैरेक्टर ढीला है, कहना पड़ेगा। तो इसने क्या करा, इसने एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी एक्चुअली, जो यंग मेन है उनको टारगेट किया, 19-20 साल से लेके 25-30 की उम्र के। और ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट ऐसी है जो आज की दुनिया में जो सोशल मीडिया में रहती है, जो पॉडकास्ट सुनती है, जो रोगन के इत्यादि इत्यादि, जिनको ट्रेडिशनल मीडिया मिस कर रहा है,
और उनकी लैंग्वेज मैस्कुलिन। ट्रंप ने एक और अपनी इमेज दिखाई ना बहुत मैस्कुलिन, जो अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप वगैरह होती है वहां जाता है, बॉक्सिंग मैचेस होते हैं, बॉक्सिंग मैचेस अरेंज करता था, तो इसने अपनी इमेज बड़ी मैस्कुलिन बनाई है अमेरिका में। तो ये जो यंग है ना 20 से 30 साल के मेन, कुछ तो गुस्से में भी हैं ये वो, पर इनको हाँ वही मैस्कुलिनिटी, इसने उसको टैप किया और उसमें इसको मदद मिली बहुत ज्यादा इसके बेटे से। इसका बेटा है बैरन, जो छोटा बेटा है वो भी 19 साल का है, वो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। तो जो रोगन के साथ जो इसकी पॉडकास्ट है वो बैरन ने अरेंज कर दी। तो बैरन और उसका एक फ्रेंड बो, इन दोनों ने ट्रंप को एहसास दिलाया कि ये बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, यंग मैन की, फ्रस्ट्रेटेड है, इनको अगर हम टारगेट करें तो फायदा होगा। इसको वर्ड कहा जाता है मैनोस्फीयर। तो अदर देन अदर थिंग्स, women voters, Latino, this, that, etc. This played a big role in Trump's victory कि इसने ये जो एक सेगमेंट, अभी तक एक सेगमेंट कोई ध्यान नहीं देता यंग मैन में, women पे सब यंग पे कहते हैं, बट यंग मैन को टारगेटेड मैसेजिंग वाइज, राइट, पॉडकास्ट के थ्रू एंड ऑल जो करी। सो दैट वाज वन बिग फैक्टर जो कि ट्रंप को हेल्प किया। लेकिन ट्रंप के जीत के बाद वहां पे बहुत सी महिलाओं की तरफ से सोशल मीडिया पे कई पोस्ट डाले गए। उन्होंने ये लिखा कि अमेरिका एक महिला को देश के सबसे सर्वोच्च पद पे नहीं बिठा पाया, जबकि इंडिया की बात की जाए तो भारत बहुत आगे है। इससे शुरुआत से ही भारत में महिलाओं को हमेशा आगे बढ़ाया है। ट्रू, वेरी ट्रू, दैट्स अ ग्रेट पॉइंट। यस, वो भी एक फैक्टर है कि ये कहा जा रहा है कि इज अमेरिका रेडी फॉर अ वुमन प्रेसिडेंट। तो हिलरी की टाइम हार गई तो अमेरिका शायद तैयार नहीं था एक वुमन प्रेसिडेंट के लिए। अभी ये जो हारी है तो फिर दिखाया जा रहा है कि नहीं रेडी, पर इसमें एक कॉम्प्लिकेशन हो रहा है कि अमेरिका माइट बी रेडी फॉर अ वुमन प्रेसिडेंट बट नॉट ऑफ कलर। ठीक है ना, अगर यही एक कोई व्हाइट अमेरिकन वुमन होती तो शायद जीत जाती। तो कमला हैरिस के साथ दो चीजें हैं, वुमन एंड ब्लैक और वुमन ऑफ कलर। तो शायद अमेरिका अभी रेडी नहीं है फॉर अ वुमन प्रेसिडेंट। यस, कहा जा सकता है नंबर्स को देख करके, यस। बट मेरे विचार से वो भी इतना सही नहीं है, क्योंकि अगर पॉलिसी सही होती, अगर डेमोक्रेट्स ने अपनी, बाइडन अगर टाइम से उतर गए होते और इन्होंने अपने कैंपेन में इकोनॉमी पे ध्यान दिया होता तो आई थिंक हैरिस जीत सकती थी। तो शायद ये भी ओके नहीं बन पाई तो कह सकते हैं कि वुमेन प्रेसिडेंट रेडी नहीं अमेरिका, बट मेरे विचार से हो सकती थी। सर, भारत के बड़े उद्योगपति हैं अडानी ग्रीन को लेकर अमेरिका में कई आरोप लगे, मामला कोर्ट तक पहुंचता है। आपको क्या लगता है इन सब में क्या अमेरिकी सरकार का भी हाथ होता है? देखिए, जनरली नहीं, और अमेरिका को हमें सिस्टम समझना चाहिए। अमेरिकी सरकार जो है फेडरल गवर्नमेंट, जैसे मानो भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। अमेरिका में जुडिशरी एकदम अलग है, जैसे भारत में भी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, राइट। तो जुडिशरी और सिक्योरिटी एक्सचेंजेस कमीशन जो जैसे भारत से भी है, वहां पे एससीसी है, राइट, ये अपने इंडिपेंडेंट उस पर चलते हैं। और जो उन्होंने केस बनाया अडानी के खिलाफ, राइट, उसमें उन्होंने डेटा इकट्ठा करा है। तो मेरे विचार से इसमें अमेरिकन गवर्नमेंट का हाथ मैं नहीं कहूंगा है, आई डोंट थिंक कि, क्योंकि आई अंडरस्टैंड ये जो बात है इसमें ये कई एलिमेंट्स हैं कि अमेरिका भारत पे प्रेशर बनाने के लिए इत्यादि ये वो सारी चीजें कर रहा है, कुछ करता भी है नो डाउट, बट इस केस में मुझे चांस कम लगता है, क्योंकि जो तथ्य हैं क्लियर है। अब उसमें यह कहा जाता है भाई ब्राइब अगर दी भी गई तो इंडिया में दी गई तो अमेरिका को क्या परेशानी। उसमें चक्कर यह है कि अमेरिकन एक लॉ है कि अमेरिकन इन्वेस्टर्स को क्लियर पता होना चाहिए जो कंपनी पैसा ले रही है। तो अडानी ने जो पैसा अपना कॉन्ट्रैक्ट यहां कर लिया, उस कॉन्ट्रैक्ट के बूते पे इन्होंने पैसा रेस किया, पैसे में इन्वेस्टमेंट आई इनको कुछ अमेरिकन कंपनी से, कुछ अमेरिकन इंडिविजुअल से। तो अब केस वहां यह बन गया कि भाई इन्होंने अमेरिकन इन्वेस्टर्स के साथ फ्रॉड किया है, क्योंकि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को ब्राइब दे के लिया था। तो इसलिए वो केस अमेरिकन ज्यूरिसडिक्शन में आ गया।
वो अमेरिकन जुरिस्डिक्शन में अगर इन्वेस्टिगेट हुआ, वो न्यूयॉर्क में जो बेस है ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क, तो वहां पर हुआ, तो वहां का जो फेडरल अटॉर्नी है उसने केस फाइल किया। तो आई डोंट थिंक कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने ये जानबूझ के करा है। ट्रम्प 20 जनवरी को सर ओथ लेने वाले हैं, उससे पहले ही अगर हम देखें तो उन्होंने एक फरमान जारी कर दिया वहाँ पे जो विदेशी छात्र रहते हैं उनके लिए। इसे आप कैसे देखते हैं? ट्रम्प के आने के बाद कैसा रहने वाला है जो रिलेशन है, क्योंकि पहले अगर इतना बड़ा फरमान जारी हो जाता है और विदेशी स्टूडेंट्स का कौन सा इमिग्रेशन को लेकर? हाँ, देखिए, ट्रम्प के आने से हर दूसरे दिन इस तरीके की कोई ना कोई परेशानियां खड़ी होंगी। तभी मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरी किताब में भी लिखा है, दुनिया की हर सरकार को एक क्राइसिस ग्रुप रैपिड रिएक्शन टीम बना लेनी चाहिए, और उस टीम में मिक्स होने चाहिए इकोनॉमिस्ट, फॉरेन ट्रेड, डिप्लोमेसी, इंटेलिजेंस, आईटी, व्हाटएवर, इकोनॉमिस्ट एंड ऑल। तो इस पॉइंट को लेके यस, और इसका असर बाय द वे इंडिया पे पड़ेगा इमोशनल, क्योंकि ट्रम्प ने जो कहा है कि और वो करेगा, उसका कहना ये है कि अमेरिका की आबादी है करीब 35 करोड़, 350 मिलियन मान लीजिए, या थोड़ी ज्यादा होगी। उनका कहना ये है कि अमेरिका में करीब 10 मिलियन से 20 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि इलीगल हैं, यानी कि 1 से 2 करोड़ इलीगल लोग हैं अमेरिका में। हो सकता है शायद कम हो, पर ट्रम्प का ये कहना है, वो 2 करोड़ कहता है। ओके, तो ट्रम्प जब डे 1 को नहीं तो 5वें दिन कहेगा कि इलीगल्स को हमें पकड़ना है, जेल में डालना है, पहली बात तो इतनी बड़ी एक्सरसाइज होगी, इतने लाखों लोगों को आप अरेस्ट कैसे करोगे और उन्हें कहाँ रखोगे? डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। टेक्सास ने करीब 1,500 हेक्टेयर का लैंड दे दिया है सरकार को कि यहाँ पर तुम डिटेंशन कैंप बनाओ, यहाँ पे मानो 50,000 लोग रखे जा सके। तो इतने लाखों को लोग इकट्ठा करके कहाँ रखेंगे, उनको कैसे निकालेंगे? बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, बड़ा पैसा लगेगा। क्या सड़कों पे पुलिस आएगी और आप चलते फिरते से पूछेगी अपना वीजा दिखाओ? ये भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते, बट कुछ होगा। तो ये जो होगा, तो इसमें प्रॉब्लम हमें जो आएगी वो ये होगी कि इनमें से काफी कुछ हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन हैं, वो भी पकड़े जाएंगे और उनको भी डिपोर्ट करने की बात होगी, उनको भी किसी बड़ी खुली जेल में, क्योंकि इतने सारे लोग रखा जाएगा। उसके चलते ऑब्वियसली उनके जो भाई बंधु इंडिया में है वो लोग परेशान होंगे, वो लोग यहाँ हल्ला करेंगे, भाई अमेरिका क्या कर रहा है, ठीक बात है, जो भी कुछ है। और फिर होगा कि उन्हें वापस भेजने को बोलेगा वो। अब वो बोलेगा कि भारत सरकार तुम अपना जहाज भेज के इनको ले जाओ, ठीक है, हम भेज के हमारे सिटीजन उनको भेज के वापस लाएंगे। तो इसमें भी फ्रिक्शन, इरिटेंट्स आएंगे। बट बिग पिक्चर में हम हैं यूएस इंडिया, बट ये इशू इरिटेंट्स क्रिएट करेगी रिलेशंस में, और रियल प्रॉब्लम क्रिएट करेगी लोगों के लिए। बट यस, वो इलीगल है तो भाई कंट्री का लॉ है, आप इलीगल क्यों है? और इनमें से बहुत लोग हैं जो है मेक्सिको के थ्रू और कनाडा के थ्रू, डंकी डोंकी रूट के थ्रू पैसे देके गए हैं। तो आप इलीगल हैं तो इलीगल हम अपने देश में इलीगल चाहते हैं? नहीं चाहते ना। तो ट्रम्प भी वही कर रहा है। ट्रम्प के माइंडसेट को आपने बहुत अच्छे से बताया है। अगर ऐसे में भारत सरकार को अभी से ही किस तरीके की कदम उठाने की जरूरत है, या फिर क्या कदम उठाने चाहिए आपके अकॉर्डिंग? ट्रम्प को लेके हमें बोल्ड गेम्स और बोल्ड आइडियाज सजेस्ट करने चाहिए, राइट? इंटरनेशनल फेस में, जैसे मैं कह रहा हूँ रशिया यूक्रेन, हम आते हैं, मदद करते हैं, हम रोल प्ले करेंगे इनके साथ। इसके अलावा हमें इनकी जो पेन पॉइंट्स हैं, अमेरिका की बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, हमें उनको सॉल्व करने में ट्रम्प को मदद करनी चाहिए। एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट इनका है हेल्थ केयर। अमेरिका में दवाइयों की कीमतें बहुत महंगी हैं, इंडिया से जा भी रही है ऑलरेडी, राइट? और मेडिकल इंश्योरेंस का बड़ा इशू है अमेरिका में। तो उस सेक्टर में, उस एस्पेक्ट को लेके कि मेडिसिन और मेडिकल इंश्योरेंस को लेकर के इंडिया और अमेरिका की हम ऐसे कोलैबोरेशन बनाते हैं कि यस, हमारी दवाइयाँ भी जाएंगी, ज़्यादा जाए, वहाँ दवाइयों की कीमत सस्ती हो,
ताकि जो आम अमेरिकन है उसको मेडिकल कॉस्ट उसकी कम हो जाए। इसमें ट्रम्प को फायदा होगा कि भाई ओके, मैंने अमेरिका में मेडिकल केयर का ये कर दिया, क्योंकि इनका बहुत बड़ा प्रोग्राम है मेडिकेड, जो सरकारी प्रोग्राम है, उसका एक खर्चा कम करना चाहते हैं। अमेरिका का एनुअल बजट है करीब $6 ट्रिलियन, ओके, और उसमें बाकी तनख्वाहों के अलावा सोशल सिक्योरिटी एंड मेडिकेयर एंड डिफेंस, ये 3 सबसे मोटे मोटे खर्चे हैं सरकार के। तो मेडिकेयर के खर्चे में अगर हम उनको कटौती दिलवा दें तो उसको फायदा है, हमको फायदा है, और ये रहेगा। तो एक तो वो है डेफिनेटली यस। फिर अभी 2026 में 4 जुलाई को अमेरिका के 250 साल हो जाएंगे आज़ादी के। अमेरिका 1776 में हुआ था, तो 250 साल हो जाएंगे। अब ट्रम्प इसको बहुत बड़े रूप से सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, ओके। तो ऐसे में उसकी जो 250वीं वर्षगांठ हो, उसमें भारत एक बड़ा कोई मजेदार सा रोल प्ले करे। हम जैसे यहाँ 26 जनवरी की अपनी परेड करते हैं ना, इस तरह की एक इंडिया परेड इन ऑनर ऑफ डेमोक्रेसी वॉशिंगटन डीसी में करते हैं। ट्रम्प को खुशी होगी, हाँ भाई देखो दुनिया भर के देश अमेरिका की 250 साल की डेमोक्रेसी को सल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, करते हैं, डेमोक्रेसी को सल्यूट करना चाहिए, व्हाई नॉट। तो हम एक बड़ी कंटिजेंट वगैरह प्लान कर रहे हैं, और ट्रम्प को बोले बॉस ऐसा है, आपकी जो 4 जुलाई है ना, उसमें हम एक 10,000 या 5,000 की टुकड़ी भेजेंगे, ये वो करेंगे। अमेरिका में कोई परेड नहीं होती है, ओके, जैसे हमारी 26 जनवरी होती है ना, सोवियत रशिया में होती है परेड, चाइना में, अमेरिका में नहीं होती। तो ट्रम्प जब प्रेसिडेंट था, ये फ्रांस गया था, फ्रांस के इंडिपेंडेंस डे पे, तो वहां पे इसने परेड देखी, तो वापस आके इसने अपने बंदों को बोला मुझे भी ऐसी परेड करानी है वॉशिंगटन डीसी में। तो ठीक है, ऐसी परेड उसके लिए करवा। तो हमें इस तरह के कुछ गुरिल्ला क्रिएटिव चीजों को देखना पड़ेगा, बट हमें पुशबैक भी करना है जहां हमारा इंटरेस्ट है। एक और चीज है, ये इज्जत करते हैं आपकी अगर आप अपने अपने पैरों पे खड़े हो, अपना पॉइंट काउंटर करो, ओके। तो ये नहीं है कि वो जो बोल रहा है मान लिया, नो, ये नेगोशिएटर है, शुरू करता है ऊपर से फिर नीचे आता है, इसे पता है। तो आप भी अपने पे फर्म रहो, इससे नेगोशिएट करो और डील बनाओ, और जब डील बने तो इसे प्रेज कर दो, भैया ये डील तो बहुत अच्छा तुम्हें बनवाई है, नहीं तो होनी नहीं थी, तुम्हारी लीडरशिप है तभी हुई। तो ट्रम्प लाइक्स फ्लैटरी व्हिच इज नोन, ओके। सो फ्लैटर हिम जब आपका वो बनता है। तो इस तरह की चीजें ट्रम्प के साथ। सर मैं अभी चाहूंगी आप ये बताइए कनाडा के साथ क्या चल रहा है? कनाडा के साथ प्रॉब्लम बन गई है, और ये प्रॉब्लम भी जल्दी जाने नहीं वाली। यस, कनाडा में ऑफ कोर्स अमंग्स मैनी पंजाब से गए हमारे भाई बहन हैं, और उनमें से कुछ खालिस्तान को प्रमोट करते हैं और चाहते हैं, थोड़ा मात्रा में पर है। और कनाडा की पॉलिटिक्स में पंजाबीज एंड सिख्स का इन्फ्लुएंस बढ़ गया है। कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहाँ इतने वोट्स हैं अच्छे खासे, तो इलेक्शन इधर उधर जा सकती है। करीब 25 सीट तो हैं, उसके अलावा और भी है। तो इसके चलते ये बैकग्राउंड है। एंड सेकेंडली बात यह है कि हम इसको इट्स कॉम्प्लिकेटेड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ओके, कि हमारे यहाँ भी है, हम जो बोले ये सरकार कुछ क्या कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। तो कनाडा में आप कुछ भी बोलिए, कोई सरकार नहीं कर सकती। और उन देशों में ये थोड़ी ज्यादा है इन अ सेंस, राइट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे फ्लैग है, इंडियन फ्लैग को जलाना क्राइम है, राइट, इलीगल है। अमेरिका में अमेरिकन फ्लैग जलाओ, कोई फर्क कुछ नहीं है। तो अगर अमेरिका में अमेरिकन फ्लैग जलाने पे कुछ नहीं है, तो वहां पे किसी ने इंडियन फ्लैग जला दिया तो अमेरिकी सरकार कुछ नहीं कर सकती। कनाडा में कैनेडियन फ्लैग जला दिया, कोई बात नहीं, कोई केस ही नहीं बनता, लॉ ही नहीं है। अब कनाडा में इंडियन फ्लैग जला दिया, वो भी कुछ नहीं है। अब हम ये कहते हैं कि नहीं, इंडियन फ्लैग जलाया वो इलीगल है, उसको जेल डालो। वो सरकार कहती है मेरे यहाँ कोई कानून ही नहीं है इसका, मैं कहां से इसको पकड़ूं। तो ये भी एक फैक्ट है। बट यस, ये भी है कि ट्रूडो सरकार ने, कैनेडियन गवर्नमेंट ने काफी टाइम से
जो इंडिया कह रही थी उस बात को सीरियसली नहीं लिया वजन के साथ, राइट। तो कॉन्सिक्वेंटली आज जो भी चीजें हुई हैं अब आकर के, अभी हालात तो अनफॉर्चुनेट ये हो गए हैं कि रिश्ते बहुत ही ठंडे हैं। और अगर हम सोचते हैं कि ट्रूडो के जाने से 180 डिग्री शिफ्ट हो जाएगा, मेरे ख्याल से हम गलत फहमी में रह रहे हैं। क्योंकि हाँ, ट्रूडो की पार्टी ज्यादा सॉफ्ट है, बट जो कंजर्वेटिव्स हैं वो लोग भी खालिस्तानियों और खालिस्तान इशू को लेकर के सॉफ्ट हैं। जिस दिन डिबेट हुई थी कैनेडियन पार्लियामेंट में, डिबेट क्या, ट्रूडो ने जो पहले चार्ज लगाया था निज्जर किलिंग का कि इंडिया इज इन्वॉल्व समथिंग समथिंग, उसी डिस्कशन में जो कंजर्वेटिव पार्टी, जो ऑपोजिशन पार्टी, उसका डेप्यूटी लीडर, वो भी टिम उप्पल, अपने पंजाबी सिख व्हाटएवर, उसने खड़े होकर कहा मैं अभी भाई निज्जर के घर से आ रहा हूं, उसकी फैमिली को अपनी कंडोलेंसेस देके, मैं उसके बेटे को मिला, मैंने उसका पीठ थपथपाई, नहीं बेटा जो है गलत हुआ है, हम इसको पूरा करेंगे। तो वो भी तो सिंपैथेटिक है। तो अगर ट्रूडो गया भी, शायद जाएगा ये इसकी, तो जो ऑपोजिशन पार्टी है, जो कंजर्वेटिव्स है, वो पावर में आएंगे तो वो भी हमें 180 डिग्री टर्न नहीं देंगे। यस, वो हमारी चीजों को सीरियसली लेंगे, परस्यू करेंगे, पर एक पॉइंट पे आके वो लोग भी विल नॉट जो हमें कंफर्ट चाहिए दे पाएंगे। समय बहुत कम पड़ रहा है सर, मतलब बहुत ज़्यादा भी हो चुका है। बहुत सारी बातें आपके साथ हुई है अलग अलग देशों को लेकर। अभी क्योंकि हम कनाडा पे बात कर रहे थे, अगले पॉडकास्ट में यहीं से हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे, या हमारे दर्शकों के लिए भी है, हम कनाडा पे बात करेंगे, आगे हम चाइना पे भी बात करेंगे आपसे। आपके साथ हम जो फॉरेन के साथ हमारा रिलेशन है उस पर हम गहराई से बातचीत आगे भी करते रहेंगे। और आज बहुत बेहतर तरीके से आपने ये बताया कि कैसे जो तमाम देश है उनके साथ जो हमारे रिश्ते हैं, जहाँ पे खटास बनी हुई है, वो बेहतर कैसे हो सकती है, और जिनके साथ बेहतर है और बेहतरीन कैसे हो सकती है। बहुत शुक्रिया सर अपना समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच, प्लेजर आपके साथ विद योर दर्शक। थैंक यू। तो आप सभी का भी बहुत शुक्रिया, और बेबाक सोनिका पे आप बनी रहिए। इसी तरह से आपके सामने अलग अलग मुद्दों पर हमारे साथ अलग अलग शख्सियत मौजूद रहेंगी।